दोस्तों नमस्कार, आप सभी का आज के 5 दिसंबर 2022 के करंट अफेयर सेशन में स्वागत है। हम इस करंट अफेयर सेशन में डेली जो यूपीएससी, स्टेट पीसीएस व अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट होते उसका डिस्कशन देखते हैं। तो शुरू करते हैं, लेकिन अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी कर दीजिए। तो पहला आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है या कौन सी, तो अभी एक मीटिंग होने जा रही है जो आपके लिए जरूरी भी है, एग्जाम के लिए ये पूछा जाएगा। तो पहला कौन सी मीटिंग है, तो ये आपकी 17वीं नंबर की मीटिंग है, ध्यान रखिएगा, जिसे क्या नाम दिया गया, एशिया पैसिफिक रीजनल मीटिंग। एशिया पैसिफिक रीजनल मीटिंग, और इसका आयोजन कौन करवाने वाला है, तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हिंदी में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के नाम से जाना जाता है, तो ILO के द्वारा इसका आयोजन किया जाएगा। और ये कब आयोजन होने वाला है, आज के ही दिन से शुरू होगा और ये 9 दिसंबर 2022 तक चलेगा। तो पहला आप ध्यान रखिएगा, कौन सा, 17वीं नंबर की एशिया पैसिफिक रीजनल मीटिंग होने वाली है, जो 5 दिसंबर से लेकर के 9 दिसंबर 2022 के बीच आयोजन इसका किया जाएगा। और ये आयोजन कहाँ होगा, तो इसका आयोजन सिंगापुर में होने वाला है। कहाँ, तो इसका आयोजन सिंगापुर में होगा, इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। अब आप पूछेंगे कि ये बताइए कि एशिया पैसिफिक ये रीजनल मीटिंग का आयोजन हो रहा है, तो आखिरकार इसका उद्देश्य क्या है, इसका मकसद क्या है, और भारत के किसके द्वारा इसमें पार्टिसिपेट किया जाएगा, तो इसमें लेबर शब्द लगा। क्या लगा, हमने अभी कहा इसका आयोजन किसके द्वारा किया जाएगा, तो हमने कहा ILO। यहाँ येलो का मतलब क्या है, लेबर का मतलब हुआ श्रम। तो भारत के जो श्रम मंत्री हैं उनके द्वारा पार्टिसिपेट भी इसमें किया जा रहा, यानी भारत इसमें सक्रिय रूप से इसमें क्या है, अपनी भूमिका को निभाने वाला है। इसीलिए आपके लिए और इंपॉर्टेंट क्या बन जाता है, ये हो जाता है। अब आप कहेंगे कि भारत के जो श्रम मंत्री हैं उनके द्वारा, लेबर मिनिस्टर के द्वारा कौन सी इसमें मुद्दे उठाए जाने हैं, तो वर्तमान समय कौन सा है, तो ये कोविड-19 के पश्चात का, जिसे पोस्ट कोविड इरा के नाम से जाना जाता ये है। और इस समय अभी भी अर्थव्यवस्थाएं पूरे विश्व की, चाहे वो विकसित देशों की हों चाहे वो विकासशील देशों की हैं, अभी पटरी पर पूरी तरीके से नहीं आ पाई हैं। और अर्थव्यवस्था के साथ साथ जो सामाजिक सुरक्षा के मानदंड होने चाहिए, श्रमिकों के लिए जो सुरक्षा के लिए जो योजनाएं चलाई जा रही हैं उनका भी क्या है, यानी अंधाधुंध दुरुपयोग भी हुआ है। उनके जो सामाजिक सुरक्षा के मानदंड होने चाहिए वो बिल्कुल चौपट कर दिए गए। तो इन्हीं मुद्दों पर क्या बातचीत होगी, तो चुनौती क्या, मुद्दे क्या हैं, तो श्रम मंत्री जो भारत के हैं उनके द्वारा एक इंटरव्यू छपा, उन्होंने कहा, पूरे पुरजोर से कहा कि हम इन बातों को विश्व समुदाय की समझ रखेंगे और इनको हम क्या, यानी विश्व समुदाय के द्वारा अपनाए जाने पर भी क्या जोर देंगे। तो आइए जानते हैं पहला, तो सामाजिक सुरक्षा हमने अभी बताया कि जो श्रमिक होते हैं ये सबसे ज्यादा वल्नरेबल कहा जाए, सुभेद्य होते हैं। अगर इनको सामाजिक सुरक्षा नहीं दिया गया तो जो इंडस्ट्री प्रतिष्ठान होते हैं, उद्योग प्रतिष्ठान होते हैं, जहां पर काम करने के लिए श्रमिक जाते हैं, उनके द्वारा इनका भरपूर शोषण किया जा सकता है। तो सामाजिक सुरक्षा के लिए यानी नियम कानून तो बहुत बना दिए गए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी और राष्ट्रीय स्तर पे भी, राज्य स्तर पर भी, या कहा जाए कि क्षेत्रीय स्तर पर भी, यानी मानदंड नियम कानून बहुत हैं। लेकिन जो सामाजिक सुरक्षा के लिए पहल की जानी चाहिए, क्या उसके लिए जो पैसा आएगा क्या वो पैसा उपलब्ध हो पा रहा है, आंसर है उपलब्ध नहीं हो पा रहा। यानी इसके लिए जो फाइनेंस की दिक्कत है, वित्तीयन की ये प्रमुख चुनौती है। तो इसके लिए क्या, सस्टेनेबल फाइनेंसिंग होनी चाहिए, सतत रूप से, धारणीय रूप से वित्तयन होना चाहिए, ताकि सामाजिक सुरक्षा को अनवरत रूप से लागू किया जा सके। तो पहला मुद्दा जो बनने वाला है, अभी सिंगापुर में जो मीटिंग होगी उसमें भारत ने कहा कि वह सस्टेनेबल फाइनेंसिंग ऑफ सिक्योरिटी, सोशल सिक्योरिटी के मुद्दे को काफी तेजी से उठाने वाला है। तो पहला इसमें मुद्दा कौन होगा, सस्टेनेबल फाइनेंसिंग ऑफ सोशल सिक्योरिटी। अगला दूसरा, आज आप देखते हो कि जो नियमित रूप से रोजगार यानी बहुत कम लोग प्राप्त कर पाते हैं, बल्कि वो अपने घर से ही जब समय मिला अनौपचारिक तरीके से काम करते हैं। जब वो
काम के जितना काम कर दिए, यानी जिस काम के लिए उनको नियुक्त किया गया उस काम को करने के बाद उनको पेमेंट कर दिया जाता है जो सेवा ले रहा होता है। तो इस प्रकार आज के समय आप देखते हो उबर है, इसी प्रकार ओला है, इनके द्वारा घर बैठे आप क्या यानी ऑनलाइन के माध्यम से आप क्या बुक कर सकते हो, इनके द्वारा दी जा रही सेवाओं का लाभ उठा पाते हो। तो इसी को क्या कहा जाता है, यानी गिग इकोनॉमी व प्लेटफॉर्म इकोनॉमी के नाम से जाना जाता, जिसमें सामाजिक सुरक्षा के मानक अभी तक विश्व में किस प्रकार होने चाहिए, एक जैसी यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए, अनुरूपता होनी चाहिए, वो अभी स्थापित नहीं हो पाई, क्योंकि एक उभरता हुआ या रोजगार का नया तरीका उभर रहा है और घर बैठे अब जो ये आप काम के जितने घंटे काम करोगे उस हिसाब से और जो काम आपको सौंपा जाएगा उस हिसाब से आपको पेमेंट होता है। तो इसमें सेवा देने वाला और हो सकता बीच में इंटरमीडियरी हो और अंत में सेवा लेने वाला, यानी तीनों के बीच क्या एक समझौता होता है कि किस प्रकार सेवा दिया जाएगा। तो इसी को कई बार दो पक्ष यानी सेवा लेने और देने वाला भी आमने सामने होते हैं। तो इसमें बहुत सारी क्या है लूप होल्स है जिसको भी एड्रेस किया जाना चाहिए। तो इसमें गिग और प्लेटफॉर्म इकोनॉमी पे चर्चा होगी। अगला कहा कि जो अब बात क्या है, वर्तमान समय में लगातार जनसंख्या बढ़ती जा रही है, उसके एवज में रोजगार पैदा करना यानी सरकार के द्वारा मुश्किल है। तो ऐसी कंडीशन में अब क्या किया गया कि ये सरकार भी जोर दे रही है कि स्वरोजगार होना चाहिए, सभी लोग अपना खुद का यानी उद्यम अपना शुरू करें और स्वयं का उद्यमशीलता उनकी होनी चाहिए, जिससे कि वो रोजगार मांगने वाले नहीं बल्कि रोजगार देने वाले बने। तो ये अब बनेंगे कैसे, जैसे आपके छोटे मोटे जो मजदूर होते हैं उनके पास इतना पैसा नहीं होता कि अपना कोई छोटा मोटा उद्यम भी शुरू कर पाए, यानी उनमें उद्यमशीलता तो होती है लेकिन उद्यमशीलता को बाहर लाने के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए और संरचना चाहिए उसके लिए पैसा कहां से आएगा, ये उनके पास नहीं होता, यानी वित्तीय की समस्या होती है। तो और इनको पैसा चूंकि इनके पास आगे कोई यानी क्या होती है कोई भी मार्टेज नहीं होता कि वो मार्टेज को बैंक के पास जाएं और उसके एवज में इनको पैसा मिल जाए। तो जो बैंकिंग संस्थान है उनके द्वारा भी इनको पैसा देने से, क्रेडिट उपलब्ध करवाने से, साख उपलब्ध कराने से नजरअंदाज किया जाता है, यानी इनको आसानी से कर्ज भी नहीं मिल पाता। तो अब ये इसी उद्यमशीलता और स्वरोजगार को प्रोत्साहित करने के लिए क्रेडिट फैसिलिटी, हालांकि सरकार ने बहुत सारे प्रयास किए हैं लेकिन इसका विस्तार किया जाना चाहिए। तो इस पे भी क्या होगी विश्व समुदाय के समय बातचीत होने वाली है। तो अगली किस पे बातचीत होगी, एक्सटेंशन ऑफ क्रेडिट फैसिलिटी टू प्रमोट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, यानी स्वरोजगार और उद्यमशीलता को प्रोत्साहित करने के लिए जो क्रेडिट फैसिलिटी है इसका और ज्यादा कैसे विस्तार किया जाए ताकि जो उचित व्यक्ति है उस तक, सुटेबल पर्सन तक इसका लाभ प्राप्त होना चाहिए। तो ये तीन मुद्दे अभी तक हमने आपको बता दिए। अगला चौथा इन्होंने क्या बताया कि जो लेबर मिनिस्टर हैं उनके द्वारा कहा गया कि वर्तमान जो युग है हम केवल फिजिकल यानी भौतिक दुनिया के सहारे आगे नहीं बढ़ सकते, और क्योंकि वर्तमान युग किसका डिजिटल वर्ल्ड का होने जा रहा, आभासी दुनिया होने जा रही है। तो हमें क्या करना होगा, फिजिकल और डिजिटल दोनों प्रकार के क्या इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट करना होगा। तो इसमें फिजिकल और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बूस्ट कब होंगे, जब इनमें इन्वेस्टमेंट आएगा, निवेश आएगा। तो अब जरूरत क्या है कि फिजिकल व डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट को कैसे प्रोत्साहित किया जाए। तो अगला ये मुद्दा भी बनने वाला है। अगला वर्तमान समय में आप देखते हो कि क्या प्रमुख चुनौती क्या है कि हम औद्योगिकरण, शहरीकरण, नगरीकरण को लगातार बढ़ाते जा रहे हैं। अंधाधुंध प्राकृतिक संसाधनों का, पेड़ पौधों का, जल जंगल जमीन का अंधाधुंध अपनी आवश्यकता के अनुसार क्या शोषण कर रहे हैं, उनका अंधाधुंध दोहन कर रहे हैं, जिससे पर्यावरण प्रदूषण की प्रमुख समस्या यानी बनके उभरी है। अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, आसपास का एनवायरमेंट चौपट कर रहे हैं। तो वर्तमान आवश्यकता किसकी है, ग्रीन इकोनॉमी। ग्रीन इकोनॉमी के द्वारा कैसे यानी अवसर
कैसे पैदा हो, तो ग्रीन इकोनॉमी इसमें प्रमुख रूप से क्या अगला मुद्दा बनने वाली, जिसे हरित अर्थव्यवस्था कहा जाता। हरित अर्थव्यवस्था का मतलब हुआ जब आर्थिक गतिविधियों को इस प्रकार बढ़ावा दिया जाता है जिससे पर्यावरण संरक्षण को, यानी पर्यावरण संरक्षण भी साथ साथ में होता रहता, ना कि पर्यावरण क्षरण या पर्यावरण ह्रास होता है, तो इसी को क्या कहा जाता, यानी अर्थव्यवस्था भी लगातार आगे बढ़ती जा रही, आर्थिक गतिविधियां भी लगातार बढ़ती जा रही, साथ ही पर्यावरण के लिए भी नकारात्मक दुष्प्रभाव नहीं उत्पन्न हो रहा है, तो इसी को ग्रीन इकोनॉमी कहा जाता। तो अगला इसमें मुद्दा क्या ग्रीन इकोनॉमी का बनने वाला है। अगला क्या मुद्दा इसमें बनने वाला है, तो इसको भी हम समझ लेते हैं। जो श्रमिक हैं उनके लिए नियम कानून तो बहुत भारी भरकम बना दिए जाते हैं, लेकिन नियम कानून बनाने का मतलब क्या रह जाता है, अगर नियम कानूनों को यानी करंट इकोनॉमिक सिनारियो से अगर इनको कनेक्ट ना किया जाए, यानी आज की आवश्यकता क्या है, श्रम कानून बने ये जरूरी नहीं है, लेकिन श्रम कानून जो बने वो आज के संदर्भ में श्रमिकों के लिए कितने प्रासंगिक हैं, उनकी रक्षा कर पा रहे हैं, उनके लिए रक्षोपाय यानी उनके लिए रक्षोपाय ये सेफ्टी मैकेनिज्म साबित हो पा रहे हैं कि नहीं हो पा रहे हैं, तो ये बहुत जरूरी है। तो करंट इकोनॉमिक सिनेरियो के साथ जो श्रम कानून है उनको क्या होना चाहिए, सह संबंध उनका होना चाहिए, उसके साथ उनका इस प्रकार जुड़ाव होना चाहिए कि करंट की जो इकोनॉमिक गतिविधियां हैं, सिनारियो हैं, वो अब भी आगे बढ़ते रहें और साथ ही श्रमिकों का सामाजिक सुरक्षा भी होती रहे। तो ये आपका लेबर लॉज जो लाए जाएं वो इस प्रकार होने चाहिए कि वो करंट इकोनॉमिक सिनारियो से संबंधित हो। अगला इसमें और क्या इसमें बात होने वाली, तो इनके द्वारा कहा गया कि बहुत सारे कानून बनने के बावजूद जो इंडस्ट्री एस्टेब्लिशमेंट होता है, औद्योगिक प्रतिष्ठान होता है, उनके द्वारा उनका अनुपालन नहीं किया जाता। तो ये अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए भी नियम कानूनों को क्या सिंप्लीफाइड, जितना ज्यादा हम इसको आसान भाषा में लाएंगे, आसान भाषा में करेंगे और लगातार अपडेट करते रहेंगे, उतना ही आसान दोनों के लिए होगा। यानी नियोक्ता व नियोक्ता और नियोजक दोनों के लिए, एम्प्लॉय व एम्प्लॉयर दोनों के लिए चीजें क्या हो जाएंगी, बेहतर व आसान हो जाएंगी। तो ध्यान दीजिए, एम्प्लॉय का मतलब जो काम करता है, एम्प्लॉयर का मतलब जो काम देता है। तो ये एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दो शब्द आप इससे भी परिचित होंगे, ये ऐसा हम उम्मीद करते हैं। तो इसमें कहा गया जो नियम कानून है उनका सिंप्लीफाई करने की क्या है, जरूरत है। और सबसे लास्ट लेटेस्ट टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, ध्यान दीजिएगा, यानी अब समय आ गया है कि हम श्रम कानूनों को बेहतर रूप से इंप्लीमेंट के लिए जो हमारे पास लेटेस्ट से लेटेस्ट अपडेटेड सोफिस्टिकेटेड अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी है उसको भी क्या, यानी उसको भी समाहित करें। तो ये सब मुद्दे हैं जो अब कहां उठाए जाएंगे, 17वीं जो एशिया पैसिफिक रीजनल मीटिंग सिंगापुर में हो रही है, यहां पर भारत के जो लेबर मिनिस्टर हैं उनके द्वारा कहा गया कि विश्व समुदाय को इन मुद्दों पर बातचीत करने के लिए क्या किया जाएगा, यानी इस पे बातचीत करने के लिए इस पे कहा जाएगा। अब एशिया पैसिफिक रीजनल जो मीटिंग है, ये क्या कौन कौन इसमें लोग शामिल होंगे, आपके मन में भी एक सवाल होना चाहिए। कितने सारे जब मुद्दे हैं, इतनी सारी चुनौतियां हैं, तो क्या इसमें सरकार के स्तर पे, तो इसमें ध्यान दीजिएगा, हमने कहा कौन, तो तीन चीजें होती है, एक सरकार होती है, एक सरकार होती, दूसरा जो उद्योग को स्थापित करते हैं तो ये कौन हो गई, एक तो गवर्नमेंट हो गई, दूसरा वर्कर्स हो गए जो काम करना चाहते, और ऐसे समझिए सरकार हो गई। सरकार जैसे भारत में हो तो भारत में आपकी क्या हो गई, तो भारत में सरकार हो गई, और भारत के बाद भारत में जो उद्योग को स्थापित करते हैं, यानी अगले कौन हो गए, तो अगले कौन हो गए, यानी एम्प्लॉयर, तो अगले इसमें कौन हो गए, एम्प्लॉयर, और तीसरे हो गए वर्कर्स। तीन चीजें जब मिलती हैं तब कोई आर्थिक गतिविधि आगे बढ़ती है। तो इसमें आप ऐसे सिंपल समझिए कि एक उद्योग वाले हो गए, दूसरे सरकार हो गई, और तीसरे काम करने वाले। तो ये तीन त्रिपक्षी, तीन जो पार्टियां हैं इनको एक मंच पर लाया जाएगा और सबके प्रत्येक के हितों को यानी आपस में सह संबंधित करते हुए आगे कदम उठाने के लिए भी इसमें कोई ना कोई फाइनल सॉल्यूशन निकाला जाएगा। तो इसमें ध्यान रखिएगा, केवल सरकार के स्तर पे नहीं है बल्कि वर्कर्स, एम्प्लॉयर्स और साथ में हमने क्या कहा, यानी सरकार, तीन
ट्रीपार्टाइट के माध्यम से इसको आगे बढ़ावा दिया जाएगा। अब कहां से इसमें लोग शामिल होंगे? तो एशिया है, अरब स्टेट, इसके साथ ही कोई अंतरराष्ट्रीय संगठन है, सिविल सोसाइटी। कहा गया कि सिविल सोसाइटी, कोई भी सिविल सोसाइटी जो लेबर यानी सोशल सिक्योरिटी के क्षेत्र में अच्छा काम कर रही है, उसके द्वारा भी अपना यहां पर अनुभव साझा किया जा सकेगा। तो ये आपका ध्यान रखिएगा, इसमें कोई एक एरिया नहीं है जहां पर बातचीत होनी है। तो इसमें सबको शामिल किया गया, यानी गवर्नमेंटल एरिया यानी सरकारी क्षेत्र, सरकारी रिप्रेजेंटेटिव एज वेल एज निजी क्षेत्र, प्राइवेट क्षेत्र को भी इसमें सेक्टर को शामिल किया गया है। तो वहां पर वो अपना विचार, अपना मंतव्य रख सकते हैं, अपने ओपिनियन व्यक्त कर सकते हैं। इसके अलावा ये हमने अब आगे का जो कंटेंट उठाया है ILO की ऑफिशियल साइट से वहां से उठाया है, और बहुत अच्छे मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से यहां पर पॉइंट दिए गए, और प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी यूपीएससी में जो स्टेटमेंट बनते हैं वो भी यहां से आपके उठाए जा सकते हैं। दूसरा इसमें क्या कहा गया कि जो वर्तमान समय की अर्थव्यवस्था है, या कहा जाए कि लेबर मार्केट है, जो श्रम बाजार है, तो श्रम बाजार में दिक्कत क्या है? श्रम बाजार में दिक्कत क्या है कि बहुत सारी संरचनात्मक असमानताएं विद्यमान हैं, कोई भी सिस्टमैटिक ढंग से नहीं है। श्रमिकों के लिए सबसे ज्यादा जो दुर्दशा आज है, चाहे विश्व की बात हो, चाहे वो भारत में कोई भी विश्व का कोना, कोई भी देश आप ले लीजिए, अगर सबसे ज्यादा दुर्दशा होती है तो किसकी होती? श्रमिकों की होती है, क्योंकि उनका जो लेबर मार्केट है वो पूरी तरीके से कोलैप्स हो चुका है। इसको स्ट्रक्चरल वे में क्या करना है? इसमें असमानताएं विद्यमान है, इन इक्वलिटीज विद्यमान है, तो संरचनात्मक जो असमानताएं विद्यमान है, इसको क्या स्ट्रक्चरल जो इन इक्वलिटीज है, इन इक्वलिटीज में IN हटाने वाला है, यानी स्ट्रक्चरल इक्वालिटीज, संरचनात्मक समानताएं या यूनिफॉर्मिटी, अनुरूपता, एक जैसे क्या होने चाहिए, यानी श्रमिक कब कितने घंटे काम करेंगे, कितनी उनकी मजदूरी होनी चाहिए, इसका कोई ना कोई इंटरनेशनल स्तर पे कोडिफिकेशन होना चाहिए। अगर जब तक ये कोडिफाइड नहीं किया जाएगा तब तक लेबर मार्केट जो है वो बहुत ज्यादा, आज भी आप देखते हो जो ओला कभी कितने रुपये लगातार, ओला और इसका कौन हो गया, उबर, ओला उबर, ये सब क्या है, लगातार ये दाम अपने हिसाब से घटाते बढ़ाते रहते हैं। तो इसका मतलब हुआ कि जो लेबर मार्केट है ये पूरी तरीके से क्या है, अभी स्ट्रक्चरल संरचनात्मक वे में नहीं है, यानी इसके लिए क्या होना चाहिए, इसके लिए कदम उठाए जाने चाहिए। तो ये पहला। दूसरा, आज का यानी जरूरत क्या है कि जो बहुत सारा इनफॉर्मेलिटी, अनौपचारिकता के क्षेत्र में ये लगातार जो श्रमिक लगे होते हैं वो अनौपचारिक क्षेत्र में काम करते हैं, जिससे उनके लिए सामाजिक सुरक्षा दे पाना क्या होता है, असंभव होता है, यानी वो सामाजिक सुरक्षा के दायरे में आते ही नहीं। तो ऐसी कंडीशन में जो उच्च स्तर का इनफॉर्मेलिटी है, अनौपचारिकता है, जो लगातार सतत रूप से यानी आगे बढ़ता जा रहा, इसके लिए कदम उठाए जाने की जरूरत है। तो इसके लिए कौन से कदम उठाए जाएं, ये भी इसमें क्या है, बातचीत होने वाली है। तो अगला देखिएगा, सोशल प्रोटेक्शन, जो पीछे का बता ही चुके, यानी सोशल प्रोटेक्शन की भी इसमें बातचीत होगी, सामाजिक सुरक्षा की बात होगी, और सामाजिक सुरक्षा के साथ साथ कैसे उत्पादकता को आगे बढ़ावा दिया जाए, क्वालिटी जॉब कैसे पैदा हो और स्किल डेवलपमेंट कैसे हो। तो क्वालिटी जॉब, स्किल डेवलपमेंट और प्रोडक्टिविटी, इन सब पे क्या है, यानी बातचीत होने वाली है। तो अगला हम ये आपका ये क्लियर हो चुका होगा, जो एशिया पैसिफिक रीजनल मीटिंग होने वाली है, ये पूरी तरीके से किस पे फोकस होने वाली है, सामाजिक सुरक्षा, उत्पादकता, स्किल डेवलपमेंट यानी जॉब क्रिएशन, इन जैसे मुद्दों पर ये यानी क्या है, इस पे सेंटर्ड होने वाली, केंद्रित होने वाली है। तो ये आपका एशिया और पैसिफिक क्षेत्र के, जो एशिया और पैसिफिक क्षेत्र है उसके जितने भी रिप्रेजेंटेटिव हैं, देश हैं, उनको इसमें क्या किया जाएगा, वो इसमें भागीदारी करेंगे। पिछली बार ये मीटिंग कब हुई थी, तो पिछली बार ये मीटिंग 2016 में हुई थी। अगर पिछली मीटिंग पूछे तो 2016 में हुई थी, और कहां, बाली इंडोनेशिया में पिछली मीटिंग हुई थी। तो एक पहला टॉपिक था जो पूरी तरीके से हमने आपको क्या है, कंप्लीट करवाया। ये सारे पॉइंट आपकी समझ में आ चुके होंगे। अब अगले टॉपिक की ओर चलते हैं, जो आपके लिए मोस्ट क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और ये टॉपिक आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो आइए अगले टॉपिक की ओर चलते हैं। अगला आपके सामने टॉपिक है, ध्यान दीजिएगा। अभी एक और क्या हुआ, यानी एक अबू धाबी स्पेस डिबेट, अबू धाबी स्पेस
डिबेट होने जा रही है। इस डिबेट की वजह से जो अबू धाबी का मतलब हुआ ये कहां है, तो यूएई, जिसे हिंदी में संयुक्त अरब अमीरात के नाम से जाना जाता है, तो संयुक्त अरब अमीरात एक बार फिर से चर्चा पर चर्चा में आ गया है। तो ये जो अबू धाबी स्पेस डिबेट पहला यही पूछेगा, ये 5 दिसंबर आज ही के दिन 5 दिसंबर 2022 को कहां होने जा रहा, तो ये अबू धाबी स्पेस डिबेट पूछे तो ये यूएई संयुक्त अरब अमीरात में 5 दिसंबर 2022 को होगा। अब इसमें चूंकि भारत के साथ यूएई की क्या रिलेशन रहे, कुछ कुछ यहां आपके प्रीलिम्स और मेंस के ओरिएंटेड पॉइंट इंपॉर्टेंट है, वो हम भी यहां जानने की बात करते हैं। तो अगर यूएई की बात करें तो जो ये मध्य पूर्व एशिया में आप जाते हो तो यहां सऊदी अरब मिलता, और सऊदी अरब के पास ही कौन सा देश है, यानी यूएई है। इसी को किस नाम से जाना जाता है, ये मिडिल ईस्ट एशिया का देश है। कौन सा, तो मिडिल ईस्ट एशिया, मध्य पूर्व एशिया में कौन स्थित है, यानी यूएई संयुक्त अरब अमीरात। और वर्तमान समय में यूएई के द्वारा हर एक क्षेत्र में, चाहे वो अर्थव्यवस्था का हो, चाहे वो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का हो, चाहे वो सामाजिक क्षेत्र का हो, चाहे वो अन्य कोई एरिया हो, यानी टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हो, यूएई के द्वारा बहुत तेजी से आगे बढ़ा जा रहा है। और अच्छी बात यह है कि यूएई और भारत दोनों मिल करके भी आपस में मित्रवत तरीके से क्या है, डेवलपमेंट एक्टिविटीज को आगे बढ़ा रहे हैं। तो आप कहेंगे कि सर बताइए कि कौन कौन से ऐसे काम हैं जो यूएई और संयुक्त अरब अमीरात व भारत के द्वारा संयुक्त रूप से किया जा रहा है। तो ध्यान दीजिएगा 2016 में एक और, यानी ये तो डिबेट हो गई, तो ये पूछ लेगा हाल ही में अबू धाबी स्पेस डिबेट 5 दिसंबर 2022 को हुई, ये किस देश में हुई, तो ये संयुक्त अरब अमीरात में हुई। अब दूसरा है कि भारत और यूएई के द्वारा जो स्पेस सेक्टर है, अंतरिक्ष क्षेत्र है, वहां पर बहुत ज्यादा यानी क्या किया जा रहा, एक दूसरे का सहयोग किया जा रहा है। तो इसमें ये कौन, आपके यूएई स्पेस एजेंसी और साथ में भारत का इसरो, भारत में जो स्पेस सेक्टर के लिए सैटेलाइट से लेकर के अन्य जो डेवलपमेंट करता है वो कौन जिम्मेदार है, इसरो है। तो ये संयुक्त राष्ट्र संघ का स्पेस एजेंसी और भारत का इसरो, इनके द्वारा एमओयू मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया जाता 2016 में। कब किया जाता, 2016 में। आप पूछेंगे किसके लिए, तो जो बाह्य अंतरिक्ष है उसका शांतिपूर्ण तरीके से कैसे यूज किया जाए और ताकि दोनों देश एक दूसरे को सहयोग कर सके। तो ये इसी की को सुनिश्चित करने के लिए जो आउटर स्पेस फॉर पीस पर्पज, ये 2016 में एक क्या किया गया, एक समझौता होता है जिसे मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा और दोनों देश के कहां सहयोग कर रहे हैं, तो यूएई का जो पहला नैनो सैटेलाइट था, ध्यान दीजिएगा, यूएई का पहला नैनो सैटेलाइट जिसे नाम क्या था, नाइफ 1। क्या नाम दिया गया, नाइफ 1। ये नाइफ 1 जो भारत के श्रीहरिकोटा सतीश धवन जो स्पेस सेंटर है यहां से लॉन्च किया जाता है। तो ये दूसरा ये सहयोग का यानी कहा जाए कि ज्वलंत ये आपका पॉइंट होगा, यानी कौन सा, तो हमने कहा कि नाइफ 1 क्या है, ये नैनो सैटेलाइट है और यूएई का पहला नैनो सैटेलाइट जिसे भारत के स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा यानी सतीश धवन श्रीहरिकोटा से इसे क्या किया जाता है, इसे लॉन्च किया जाता है। इसके अलावा अगर अन्य हम सहयोग की बात करें तो यूएई इतनी ज्यादा रिसर्च एक्टिविटीज को बढ़ा रहा है कि पूरे के पूरे अरब के जो देश हैं, यूएई पहला अरब का देश बना जिसके द्वारा मंगल ग्रह पर, कहां, मंगल ग्रह पर भी अपना कदम रखा गया। और इसके लिए बात है जुलाई 2020 की, यूएई के द्वारा कौन सा, मार्स मिशन, यूएई के द्वारा मार्स मिशन लॉन्च किया गया। और यूएई ने जो मार्स मिशन लॉन्च किया इसी को किस नाम, कौन सा नाम दिया गया, होप, HOP। कई बार क्वेश्चन आपके पूछा गया, तो ये यूएई के द्वारा कौन सा होप मिशन लॉन्च किया और ये मंगल ग्रह पर रिसर्च को आगे बढ़ावा देने के लिए, क्योंकि ये उम्मीद की जा रही है कि अगर मंगल ग्रह पर जीवन संभव हो गया तो पृथ्वी पर जो भारत जनसंख्या का बढ़ता जा रहा इसको कम किया जा सकेगा। तो यूएई संयुक्त अरब अमीरात भी अरब प्रायद्वीप है या अरब विश्व का पहला देश बना जो मंगल ग्रह पर अपना कदम रखा। और ये कब लॉन्च किया था, जुलाई 2020 में। और ये सक्सेसफुली इसका मिशन रहा, फरवरी 2021 में ये अपनी नियत कक्षा में होप मिशन पहुंच गया। यानी पहला ये एक हुआ लॉन्च कर दिया, लेकिन कक्षा में ही कौन सा आपका जो मिशन लॉन्च किए थे वो नहीं पहुंचा, तो इसको कहते फेल हो जाना। लेकिन
जुलाई 2020 में लॉन्च किया गया होम मिशन फरवरी 2021 में ये क्या पहुंच गया, यानी जिसका नियत कक्षा में प्रवेश कर गया। और इस प्रकार यूएई विश्व का कौन बना, छठा देश बना। और अरब विश्व का अरब देश है, अरब देशों में पहला देश बना जो इस प्रकार का यानी क्या मुकाम हासिल किया। इसके अलावा और ये 2009 में, कब की बात है, सितंबर 2009 में यहाँ के ही एक कौन है, एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है हंजाला अल मंसूरी। कौन, हंजाला अल मंसूरी। इनको क्या, तो ये पहले व्यक्ति बन गए, यानी पहले ये अमीराती हैं जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, कहाँ, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन 8 दिन वहां पर रह के आए हैं। तो 8 दिन यानी ये जो व्यक्तियों को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर उतारने की बात है वो भी क्या है, यानी संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा की जा रही है। तो ये आपका अगला हो गया। और अगला ध्यान दीजिएगा, यूएई अभी बैठा नहीं है, यूएई लगातार अपना आगे कदम बढ़ा रहा। और ये राशिद रोवर बहुत जल्द ही यूएई ने कहा कि वो अपना मून पे, ये कौन है, ये आपका लूनर मिशन, कौन सा है, लूनर मिशन है, यानी मून पे कौन सा मिशन भेजने जा रहा, चंद्रमा पर अपना कौन सा मिशन भेजेगा। तो यूएई ने कहा राशिद रोवर मिशन को बहुत जल्दी वो क्या करेगा, यानी लॉन्च करने वाला है। इसके अलावा अब यूएई और भारत के बीच गहराते संबंधों को आप इस समझौते से भी समझ सकते हो। जब किसी देश के साथ भारत के संबंध बहुत गहरे होते हैं तो केवल अर्थव्यवस्था ही नहीं, यानी रक्षा, सुरक्षा, पर्यावरण, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, हर एक एरिया में दोनों देश आगे आते हैं और अपने संबंधों को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए 2017 में भारत व यूएई के बीच एक समझौता होता है जिसे किस नाम से जाना जाता, कंप्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। कंप्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, स्ट्रेटेजिक का मतलब होता सामरिक, सामरिक का मतलब हुआ जब रक्षा क्षेत्रों में एक, यानी रक्षा सुरक्षा के क्षेत्र में जब एक देश दूसरे देश को हर एक प्रकार की, चाहे वो टेक्नोलॉजी की जरूरत हो, चाहे वो फाइनेंस की जरूरत हो, चाहे किसी अन्य प्रकार की इंफॉर्मेशन की, इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन की जरूरत हो, इनका एक्सचेंज करते हैं, आदान प्रदान करते हैं। तो इसी को स्ट्रेटेजिक यानी एग्रीमेंट के नाम से जाना जाता। तो भारत और जो यूएई है ये कब 2017 में क्या बन जाते, कंप्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बन जाते हैं। भारत और यूएई के बीच संबंधों में और गहरापन कब आता है, तो ये आता है अभी हाल फिलहाल में एक समझौता, ये कब की बात है, तो ये है आपका 2022 में। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कहा जाए, यूएई और भारत के बीच गहराता संबंधों को जानना हो तो ये पहला यानी विश्व का देश बना यूएई, जिसके साथ भारत ने क्या किया, अरब विश्व के देशों में पहला देश ऐसा बन जाता है यूएई जिसके साथ भारत ने क्या, सेपा, किस पे समझौता किया, एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, यानी भारत का कोई सामान जाएगा तो अब यूएई के द्वारा वहां जो सीमा शुल्क लगता था वो नहीं लगेगा, नॉन बैरियर टैरिफ लगती थी वो नहीं लगेगा, इन सबको हटा दिया जाता है। तो इसी को किस नाम से जाना जाता, एक फ्री ट्रेड मुक्त व्यापार समझौता का एक प्रकार होता है जिसे सेपा के नाम से जाना जाता, कंप्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। तो अगर ये पहला यही पूछेगा कि सेपा किस देश के साथ हुआ, तो भारत हुआ यूएई के बीच कौन सा एग्रीमेंट होता है, यानी सेपा होता है और ये 2022 में हुआ। ये करंट में बहुत चर्चा में है, तो इसलिए क्या ये क्वेश्चन प्री और मेंस दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से इसका क्या प्रभाव होगा, आर्थिक क्षेत्र में क्या प्रभाव होगा, सामाजिक क्षेत्र में क्या प्रभाव होगा और पर्यावरण के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में, हर एक क्षेत्र में प्रभाव आपका आए, तो ये आईआर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाला है। तो ये मेंस के लिए और प्रीलिम्स के लिए सीधे पूछेगा, हाल फिलहाल में हुआ सेपा समझौता भारत ने किसके साथ किया है, तो ये किसके साथ किया, यानी ये कंप्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट किसके साथ किया, यूएई के साथ भारत के द्वारा क्या है, ये किया जाता है। अब इसका उद्देश्य क्या रखा गया, तो अभी भारत व यूएई के बीच द्विपक्षीय बायलैटरल ट्रेड व्यापार देखा जाए तो 72 बिलियन यूएस डॉलर है। अगले 5 सालों में 22 में हुआ, अगला 5 यानी 2027 में जब हम प्रवेश कर रहे होंगे तो यह तय किया गया कि कितना, तो इसे 100 बिलियन यूएस डॉलर ले जाना, कितना, 100 बिलियन,
कितना 100 बिलियन यूएस डॉलर पहुंचाना है, ये टारगेट सेट किया गया है। तो ये भारत यूएई के साथ कुछ पॉइंट हैं 2017 में। आप 17 वाला पॉइंट ध्यान रखिएगा। 2017 में भारत व यूएई क्या बनते हैं, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बनते हैं, कंप्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बनते और कंप्रिहेंसिव एग्रीमेंट, कंप्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट कब होता, ये 2022 में होता है, यानी अगले 5 साल बाद। तो ये दो समझौता ये जरूर ध्यान रखिएगा। और साथ में जो प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है कि यूएई पहला अरब का देश बना और विश्व का छठा जिसने सक्सेसफुली अपना कौन मंगल मिशन, जिसे होप नाम दिया गया, होप मिशन को सक्सेसफुली लॉन्च कर देता है। तो ये आपका ये दूसरा यानी न्यूज थी जो आप कब जब भी आंसर लिखें भारत व यूएई के संबंधों में तो ये पॉइंट आपके हर हालत में आने चाहिए। तो आइए अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। अगला आपका है, अगला ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि वर्तमान समय में अभी सुप्रीम कोर्ट का एक मध्य प्रदेश और राजस्थान के जो पर्यावरण से संबंधित सचिव थे उनको काफी डांट फटकार सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लगाई गई। ये न्यूज में बनी हुई थी। तो इसमें जब ये डांट फटकार लगी तो कई इसमें जो पर्यावरण संरक्षण के लिए फाना व फ्लोरा को बचाने के लिए, फाना का मतलब हुआ स्टडी ऑफ एनिमल्स, जानवरों का अध्ययन करना फाना कहलाता है, और फ्लावर्स फूलों का अध्ययन करना, वनस्पतियों का अध्ययन करना, प्लांट्स का अध्ययन करना, इसी को फ्लोरा कहा जाता है। तो फ्लोरा व फाना का मतलब भी आपको समझ में आ चुका होगा। फ्लोरा व फाना के संरक्षण के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। तो उसी में अभी हमने कहा ये न्यूज में क्यों आया, क्योंकि राजस्थान और मध्य प्रदेश सरकार के जो सचिव थे उनको क्या अच्छी डांट फटकार सुप्रीम कोर्ट ने लगाया, उनको डायरेक्शन दिया। और किसके लिए डायरेक्शन दिया, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के संरक्षण के लिए भी कोई प्रोजेक्ट लॉन्च नहीं किया गया है। तो कहा जैसे आप प्रोजेक्ट टाइगर और प्रोजेक्ट एलिफेंट लॉन्च किए हो तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, जिसे क्या कहा जाता, गोडावन कहा जाता है, जिसे किस नाम से जाना जाता, गोडावन के नाम से जाना जाता, उसकी भी हम बात करेंगे। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की, उसको बचाने के लिए, उसके संरक्षण के लिए हम प्रोजेक्ट टाइगर जैसे लेके आए हैं। तो उसी प्रकार का एक फ्लैगशिप प्रोग्राम हम क्यों ना चलाएं, तो एक जवाब तलब किया। और जब जवाब तलब किया तो यहां प्रोजेक्ट टाइगर व प्रोजेक्ट एलिफेंट दोनों चर्चा पर चर्चा में आ गए। इसीलिए हमने इस टॉपिक को आज पूरी तरीके से क्या कवर करने की कोशिश की है। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, जो ये पर्यावरण संरक्षण के लिए कौन सी मिनिस्ट्री, आपसे पूछा जाए कि कौन सी मिनिस्ट्री है जो इसके लिए जिम्मेदार है, तो ध्यान दीजिएगा मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, जिसे पर्यावरण इसे किस नाम से जाना जाता, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के नाम से जाना जाता है, यानी मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। इसके द्वारा एक 1992, ये कब का, 1992। तो पहले हम प्रोजेक्ट एलिफेंट को यहां पर डिस्कस करने वाले। तो 1992 में, 1992 में प्रोजेक्ट एलिफेंट लेके आया जाता। अगर इसके पीछे का हम इतिहास जाने तो भारत वह देश है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पे यानी जो मीटिंग हुई वो बाद में हुई, लेकिन भारत के द्वारा उसके पहले से ही पर्यावरण संरक्षण को बचाने का प्रयास किया जाता रहा है। लेकिन बात है ये 1972 की। 1972 में एक स्टॉकहोम, स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में एक सम्मेलन बुलाया जाता है जिसे सतत विकास सम्मेलन के नाम से जाना जाएगा। तो सतत विकास सम्मेलन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को सुनिश्चित करने के लिए ये क्या बुलाया जाता है, 1972 में स्टॉकहोम सम्मेलन बुलाया जाता। स्टॉकहोम सम्मेलन में कहा जाता है कि पर्यावरण को अगर नहीं बचाया गया तो हम अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाते रहे और पर्यावरण की कीमत पर तो आगे जो संसाधन है उनके लिए बहुत खतरा उत्पन्न हो जाएगा, चाहे वो प्राकृतिक संसाधन हो या अन्य प्रकार के संसाधन हो। तो इसी की दिशा में भारत के द्वारा सबसे पहले एक कानून बनाया जाता है, यानी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। तो ये भी आप अभी इसका चर्चा में आने वाला है। तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, और इसी के एक साल बाद भारत के द्वारा एक पायलट प्रोजेक्ट, फ्लैगशिप प्रोजेक्ट लॉन्च किया जाता है जिसे प्रोजेक्ट टाइगर के नाम से जाना जाता है। ये भी हमने अलग से कवर किया काफी डिटेल में। तो ये 1973 में। तो ध्यान दीजिएगा यहां दो चीजें चर्चा में है, एक वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 का है। इसी वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत यानी कौन, प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में लॉन्च किया जाता। मंत्रालय पूछे तो इन दोनों के लिए, चाहे वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 हो या प्रोजेक्ट टाइगर हो, इसके लिए मंत्रालय कौन, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज जिम्मेदार
दार है। तो ये आगे चल करके इसी के बाद 1992 में 1992 में क्या लेके आया जाता है, तो प्रोजेक्ट एलिफेंट लाया जाता है, क्योंकि जो प्राकृतिक आवास में हाथी रह रहे थे उनके लिए बहुत ज्यादा मानव खतरा बन गया था, मानव हाथियों के बीच संघर्ष शुरू हो रहा था या अन्य प्राकृतिक कारणों से उनकी हाथियों की डेथ हो जा रही थी, तो उनकी उत्तरजीविता, उनकी सर्वाइवल रेट लगातार घटती जा रही थी, उनकी संख्या डाउनग्रेड हो रही थी, उनकी संख्या डिक्रीज हो रही थी, डिमिनिश हो रही थी, कम हो रही थी। तो उनकी संख्या को रोकने यानी घटती संख्या को रोकने के लिए और उनकी उत्तरजीविता सर्वाइवल की अवधि को बढ़ाने के लिए प्रोजेक्ट एलिफेंट शुरू किया गया। उसका उद्देश्य ही था कि कैसे हाथियों को उनके प्राकृतिक आवास में ही संरक्षण प्रदान किया जाए। अब हम बात करते हैं कि जब ये प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 में आता है, 1992 में आता है, तब से लेकर अब तक क्या इसमें डेवलपमेंट हुआ है, तो जी हाँ, वर्तमान समय में अगर हम देखते हैं तो वर्तमान समय में एक दो नहीं बल्कि 32 ये संख्या याद रखिएगा, वर्तमान समय में 32 एलिफेंट रिजर्व को स्थापित किया जा चुका। हाथी रिजर्व कितने हैं, तो वर्तमान समय में 32 ध्यान रखिएगा एलिफेंट रिजर्व स्थापित हुए हैं। और सबसे लेटेस्ट अगर हम बात करें तो ये 2022 का अगस्ता मलाई एलिफेंट रिजर्व है। तो वर्तमान में टोटल कितने हैं, तो वर्तमान में 32 हैं और लेटेस्ट वाला कौन है, तो अगस्ता मलाई एलिफेंट रिजर्व है। अगस्ता मलाई ये कहां है, तो अगस्ता मलाई केरल में है। कहां है अगस्ता मलाई, केरल में। तो केरल का जो अगस्ता मलाई एलिफेंट रिजर्व है ये कौन सबसे लेटेस्ट 32 है। एक और जो उत्तर प्रदेश का तराइन वाला एलिफेंट रिजर्व है उसको भी नोटिफाई कर दिया गया है। जैसे ही इसमें शामिल कर लिया जाएगी इनकी संख्या 32 से बढ़ के कितनी हो जाएगी, 33 हो जाएगी। फिलहाल के लिए अभी जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट था उसमें कितना दिया, तो ये एलिफेंट जो रिजर्व है इनकी संख्या 32 दी हुई है। इसके अलावा इनके संरक्षण के लिए यानी कौन कौन से और प्रयास किए जाने चाहिए। भाई हाथी की जो संख्या घट रही थी तो इनकी संख्या अचानक इंक्रीज हुई, तो ये कैसे इंक्रीज हुई, उसके लिए कौन कौन प्रयास किए गए। अगर हम प्रयासों की बात करते हैं तो इनमें कौन एलिफेंट कॉरिडोर स्थापित किए गए। कौन, जैसे एलिफेंट कॉरिडोर का मतलब हुआ कि कुछ एरिया उनका बना दिया गया। मान लो एक आपका कोई ये है स्थान, एक ये पता है कि इससे होके हाथी गुजरते हैं, तो इसको क्या किया जाए, यहाँ ये इधर से और यहाँ ये इधर से, इसको क्या कर दिया जाए, बिल्कुल क्या कर दिया जाए, घेर दिया जाए, इनक्लोजर इसको कर दिया जाए। यानी इसके बाहर से कोई भी मानो कोई वाहन या किसी प्रकार का कोई अचानक ना जाए, जिससे हाथी का झुंड जो गुजर रहा उनकी क्या एक्सीडेंट हो जाए, तो उनकी एक्सीडेंट होगी, दुर्घटना हो जाएगी। तो इसी को क्या कहा जाता है, इसी को एलिफेंट कॉरिडोर के नाम से जाना जाता है। जब इस प्रकार की व्यवस्था कर दी जाती है जहां पर हाथियों का बहुत ज्यादा आना जाना होता है, यानी इसको संरक्षण प्रदान कर दिया जाता है, तो हाथियों की संख्या इसलिए बढ़ी क्योंकि एलिफेंट कॉरिडोर। कितने इस प्रकार के भारत में एलिफेंट कॉरिडोर बने हुए हैं, तो 32 तो टाइगर रिजर्व हैं, लेकिन 101 एलिफेंट कॉरिडोर को बनाया गया। एक दो नहीं, ऐसे हाथियों का संरक्षण नहीं होगा, इसके लिए कितने 101 एलिफेंट कॉरिडोर को क्या किया गया है, लाया गया है। दूसरा और क्या किया गया, देखो बहुत सारा क्या होता है कि हाथी देखो बहुत सारा मानो क्या जंगल को नष्ट कर रहा अपने विकास के लिए, जल जंगल जमीन को चौपट कर रहा। तो इसी में कौन है, लाइनर नैरो हैबिटेट, लाइनर नैरो हैबिटेट which allows elephant to move between secure habitats are crucial for conservation। देखो दूसरा क्या होता है कि एक जो हाथी गुजरते हैं उसको, और लाइनर का मतलब हुआ कि जैसे मान लो ये यही बता रहे हैं कि ये आपका कोई अलग इसमें मान लेते हैं कि मान लो एक स्थान ये है और एक स्थान बी है। अब हाथी का गुजरना क्या है कि हाथी जो मेन तो ये हो गया, मेन इधर यहां आते जाते, लेकिन कभी कभी हाथी इधर भी गुजर जाते हैं, जो एक क्या सकरार, और यहां पर क्या बना हुआ है, यहां पर आपका रोड बना हुआ है, और कभी हाथी इधर भी चले जाते हैं, तो यहां पर क्या बना हुआ, रेलवे है, रेलवे है, यहां पर विद्युत पावर विद्युत वाली क्या है यानी लाइन गई है। तो जो हाथी का जो ये अन्य एरिया थे जो इनको इतना सकरा कर दिया जाए, इतना सकरा कर दिया जाए कि हाथी इधर यानी क्या कर ना जा पाए, इधर यहां भी ना जा पाए, यहां ना जा पाए, या ना यहां ना जा पाए, बल्कि इनके लिए जो संरक्षण ये वाला ये मेन गली जो इनके लिए कॉरिडोर समर्पित एक कॉरिडोर स्थापित कर दिया गया। यहां से अगर इनको घूमना हो तो ए से बी की ओर जाएं और बी से ए की ओर जाएं। अगर ये ऐसे कर दिया जाता है तो इसी
को क्या कहा जाता, उनका लाइनर नैरो हैबिटेट्स, उनके लाइनर हैबिट यानी जो लाइनर का मतलब हुआ चारों तरफ का फैलाव, यानी चारों तरफ अब सीधे हो करके जिधर मन हुआ उधर लाइनर यानी ये आपका नहीं जा पाएंगे, उसको सकरा कर दिया जाता है ताकि जो उनकी अनिश्चितता है क्योंकि किस दिशा से कब कौन सा वाहन आ गया और उसमें टक्कर हो गई, जिससे हाथी तो मरे ही, साथ में आदमियों की भी काफी क्या होती है दुर्घटनाएं होती हैं। तो इसी को क्या कहा जाता है, लाइनियर नैरो हैबिटेट। तो लाइनियर नैरो हैबिटेट को भी क्या किया गया, यानी इसमें कंजर्वेशन के लिए अपनाया गया। तो इसका नतीजा ये रहा कि भारत में हाथियों की संख्या कितनी हुई, इंक्रीज हुई। आप कहेंगे इसका फायदा मिला, बिल्कुल हाँ। तो हाथी संरक्षण के लिए ये पूछा जा सकता है कि जैसे चर्चा में शब्द रहा लाइनर नैरो कंजर्वेशन, ये किसके संदर्भ में प्रयोग किया जाता, तो हाथी के संदर्भ में, हाथी के संरक्षण के लिए इसका प्रयोग किया जाता रहा है। अब अगर भारत में हम डेटा की बात करते हैं तो भारत में कितना एशियन, जो भारत में एलिफेंट पाए जाते हैं इन्हें एशियन एलिफेंट के नाम से जाना जाता है। विश्व की टोटल, ये डेटा याद रखिएगा, विश्व की जितने भी एशियन एलिफेंट है, विश्व की हाथी आबादी में जब हम भारत के काउंटिंग करते हैं तो 60% केवल हाथी भारत में पाए जाते। ऐसे नहीं हाथी मेरा साथी कहा जाता है। तो विश्व के सबसे ज्यादा टाइगर भारत में, विश्व का सबसे ज्यादा हाथी, और अब 2023 के बाद विश्व में सबसे ज्यादा हम आदिमानव यानी हम भी सबसे ज्यादा होने वाले हैं। ये भी किताब हमको बहुत जल्द हासिल होने वाला है। तो विश्व में सबसे ज्यादा हाथी अगर कहीं पाए जाते हैं तो कितना, जितनी हाथियों की कुल आबादी है उसका अगर 100 हाथी हैं तो उनमें से 60 हाथी भारत में पाए जाते हैं। तो सबसे ज्यादा भारत में हाथी पाए जाते। इनकी जो गणना हुई थी हाथियों की 2017 ये लेटेस्ट इसकी जो गणना हुई थी उसमें कितने 29,000, डेटा याद रखिएगा 29,964, कितना 29,000 कुल का 29,964 ये भारत में एशियन एलिफेंट है जो टोटल का 60% हिस्सा रखता है। कितना 60%। तो ये 60% 29,964 है। विश्व का निकालना हो कि टोटल कितने हाथी होंगे तो आप मैथ इतनी तेज आपकी होगी ही, आप इससे निकाल सकते हैं। अब हम बात करें कि इनको किसमें रखा गया। देखो IUCN के द्वारा कई कैटेगरी जारी की गई। इनमें सबसे ज्यादा जो खतरा होता उसको क्रिटिकली इंडेंजर्ड कहा जाता है। क्या कहा जाता, पहली कैटेगरी जो सबसे खतरनाक है क्रिटिकली इंडेंजर्ड, संकटापन का मतलब हुआ जिसको सबसे ज्यादा संकट है, यानी क्रिटिकली इंडेंजर्ड। अगला इसमें होता इंडेंजर्ड। तो इस प्रकार इसकी कैटेगरी है। तो क्या है, कैटेगरी बनाई गई। तो यहां पर इसको सबसे ज्यादा खतरा है, इसलिए इसे किस में रखा गया, क्रिटिकली इंडेंजर्ड में रखा गया है। सॉरी, क्रिटिकली इंडेंजर्ड में नहीं बल्कि अभी हम ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की बात करेंगे जिसके लिए हमने कोई भी क्या प्रोजेक्ट नहीं लाया, उसको क्रिटिकली इंडेंजर्ड में रखा गया। यहां पर क्या जो हाथी है इसको जो सेकंड वाली कैटेगरी है इंडेंजर्ड, इसको किस में रखा गया, इंडेंजर्ड में रखा गया है। और ये IUCN की रेड लिस्ट है। इसके अलावा वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, जो वन्यजीव संरक्षण अधिनियम है इसका शेड्यूल 1, 2, 3, 4 और इसी प्रकार 5 और लास्ट 6, तो 6 इसमें क्या है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 इसमें क्या है शेड्यूल है। तो इसका जो सबसे ज्यादा जिसको खतरा होता उसे शेड्यूल 1 में रखा जाता। तो ये शेड्यूल 1 में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम जो 1900 कब का है, 72 का, उसके शेड्यूल 1 में इसे रखा गया है। अब हाथी के लिए सबसे ज्यादा संकट क्या है, हाथी की संख्या, हाथी को लोग क्यों, किसके लिए ये सबसे ज्यादा अगर मेजर कहा जाए इनका संकट क्या है, तो इनका संकट क्या है, तो इनका किया जाता है शिकार इसलिए किया जाता है। आप कहेंगे क्या मांस खाने के लिए, नहीं। इसके जो हाथी दांत होते जिसे आइवोरी के नाम से जाना जाता, आइवोरी हाथी दांत बहुत बहुमूल्य होते। इनको बेचने के लिए क्या करते हैं, आदमियों के द्वारा, शिकारियों के द्वारा इनको मार दिया जाता है, फिर हाथी दांत क्या बेचे जाते हैं। उससे बहुत सारी औषधियां भी बनाई जाती हैं। तो ये दूसरा है मानव के साथ इनका संघर्ष होता है। मानव का मतलब हुआ जिस बहुत सारे जल, चूंकि बहुत सारी ऐसी बस्तियां होती बिल्कुल जंगल के नजदीक होती है, फिर हाथी कभी गांव के नजदीक आ गया, फिर आदमी क्या हाथी को भगाने के लिए उस पर प्रहार करता, जिससे कॉन्फ्लिक्ट यानी शुरू हो जाता है। और कई बार हाथी और मानव के बीच इतना आपसी संघर्ष भी देखने को मिलता है कि
मानो क्या इसको अपना दुश्मन समझने लगता हाथी को, और हाथी किसको दुश्मन समझने लगता है, मानव को। तो हाथी को जब भी मौका मिलता यानी छोटे मोटे बच्चों को उठा ले जाता है और फिर कई बार बच्चों को मार देता। फिर गुस्से में आकर के जनता जब गुस्से में आती है तो हाथियों का क्या कर देती, निपटारा। तो ये हाथियों का इस प्रकार जो मानव के साथ संघर्ष होता है तो ये इसके क्या है यानी खतरे हैं। इसके अलावा अन्य रीजन अन्य कारणों में आएंगे तो इनके जो प्राकृतिक आवास हैं वो लगातार मानव अपनी आर्थिक गतिविधियों को अपने रहन के लिए आवास के लिए जंगलों को साफ करता जा रहा, जंगलों को नष्ट करता जा रहा, वो भी इसका क्या है एक फैक्टर है। तो ये आमने सामने कॉन्फ्रंटेशन की वजह से जब आमने सामने हाथी आ गए उसकी वजह से हाथी किसको उठा के पटका, हाथी ने मानव को, फिर मानव संभला तो मानव ने निपटा दिया किसको, हाथी को। तो ये प्रत्येक कितना, तो ये कहा गया कि लगभग 500 कौन आदमी और लगभग 100 हाथी प्रत्येक वर्ष आपस में आमने सामने होने की वजह से मारे जाते हैं। इतनी डेथ होती है, कितनी, मानो ज्यादा 500 आदमी प्रत्येक साल और 100 हाथी प्रत्येक साल मारे जाते हैं। अब 60% हमने कहा भारत में विश्व का कुल हाथी का 60% पाया जाता है। तो इनकी आगे ध्यान रखिए 44% यानी लगभग आधी आबादी, 44% हाथियों की आबादी भारत के 4 राज्यों में पाई जाती है, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु और इसी के साथ आंध्र प्रदेश। ये वाला आंध्र प्रदेश। तो ये 3 राज्य हैं, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। ये 4 राज्य को मिलाने पर कितनी, 44% हाथियों की संख्या भारत में आबादी, 44% मात्र 4 राज्यों में, 4 इसमें आ रहा तो 4 राज्यों में 44% आबादी पाई जाती है, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में। तो ये भी डेटा ध्यान रखिएगा, कोई भी स्टेटमेंट यानी डाला जा सकता है। बाकी हाथी के जो प्राकृतिक आवास थे हमने कहा अन्य रीजन में बात किया जाए तो उनको क्या फ्रेगमेंट कर दिया गया, फ्रेगमेंटेशन का मतलब हुआ विखंडन कर दिया गया है, यानी अब उनके आवास को नष्ट कर दिया गया मानव के द्वारा। इसके अलावा बहुत सारे आप देखते हो रोड्स है, रेलवेज है, इनको बनाया जाता है जिससे हाथी की जो आवास हैं वो प्रभावित होते हैं। इसके अलावा पावर, हम बिजली तार निकाल रहे हैं और हाथी जा रहा था, बिजली का तार में चपेट में आ गया, फिर क्या हाथी की मृत्यु हो जाती है। तो ये सब इसके क्या हाथी के मरने के फैक्टर हैं। तो इसका आप सब रीजन हम जान चुके हो। इसके अलावा मानव के द्वारा अपनी कृषि जो कृषि यूज होता था लैंड का कृषि के प्रयोग के लिए, तो अब चूंकि लगातार आबादी मानव की बढ़ती जा रही तो मानव अपनी आवश्यकता को पूरा करने के लिए जंगलों को नष्ट कर रहा है, साफ कर रहा, वनों को नष्ट करके जमीन के रूप में यानी वनों को नष्ट करके वन जो भूमि थी उसको भूमि के रूप में कन्वर्ट कर रहा। तो ये भी प्रमुख रूप से क्या बन रहा है यानी एक कारक है। बात समझ में। अब हाथी से मिलता जुलता हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा 17 सितंबर, ये डेट कब की है 17 सितंबर, तो ये भी आपका हमने कवर कर दिया कि यहां से क्वेश्चन आया तो ये भी ध्यान रखिएगा। बात किसकी है 17 सितंबर और बात है 2022 की ही, पीछे की नहीं, इसी साल 17 सितंबर को इन्होंने क्या किया कि भारत में जो चीता होता था, चीता कहते हैं बहुत तेज दौड़ता है, चीता भारत में विलुप्त 1952 में इसे विलुप्त घोषित कर दिया गया था। लास्ट टाइम ये कब 1947 में देखा गया था। तो ये 1952 में जब विलुप्त किया गया, चीता भारत में रहा नहीं, तो अब ये हुआ कि हम किसी दूसरे देश से भी भारत में री इंट्रोड्यूस कराएं चीता को। तो ये भारत में काफ़ी दिन से बातचीत हो रही थी, इनके लिए बाकायदा पूरी प्लानिंग बनी और फिर आपने देखा हाँ ये चीता कोई पैदल नहीं आया है जिस पे आप कभी बैठ नहीं सकते, उस पे बैठ के आया। वीआईपी व्यवस्था इसके लिए की गई, एरोप्लेन की व्यवस्था की गई, हेलीकॉप्टर की व्यवस्था की गई, उस पर आराम से क्या चीता बैठ के आए और 1-2 नहीं बल्कि 8। अब मोदी साहब हैं तो मोदी जी महिला सशक्तिकरण को हमेशा आगे करने की बात करते हैं, तो इसमें फीमेल की संख्या क्या है ज़्यादा 5 है। इसमें महिला सशक्तिकरण यानी कितनी है फीमेल, जो इसमें चीता फीमेल है वो 5 हैं और मेल कितने हैं, मेल 3 हैं। तो मेल 3 फीमेल 5, ये इसमें टोटल 8 आए हैं। और ये कहाँ
इंट्रोड्यूस किए जाएंगे। अगला फिर इंपॉर्टेंट है, तो ये कूनो नेशनल पार्क जो मध्य प्रदेश में, कहाँ है? कूनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में, यहाँ पर इनको री इंट्रोड्यूस किया जाएगा। और ये चीता कहाँ से आए? नामीबिया। दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहाँ से लाए गए, कितने लाए गए? तो संख्या 8 है। कब? 17 सितंबर को। कहाँ इनको री इंट्रोड्यूस किया जाएगा? तो ये कूनो नेशनल पार्क जो मध्य प्रदेश में है। और फिर हमने कहा कहाँ से आए? नामीबिया। कहाँ से आए? नामीबिया से इनको लाया गया है। अब इसमें बात करें, चीता संरक्षण के दिशा में एक फंड भी स्थापित किया गया, ये चीता कंजर्वेशन फंड के नाम से जाना जाता है। और इसके संस्थापक कौन है जो चीता कंजर्वेशन फंड को स्थापित किए? ये लौरी मार्कर। तो लौरी मार्कर भी आप पूछ लेगा ऐसे कि चीता कंजर्वेशन फंड को किसने स्थापित किया था? तो लौरी मार्कर के द्वारा इसे स्थापित किया गया था। अब हम बात करते हैं टाइगर। अब ये चीता की बात हो गई, अब टाइगर। टाइगर भी हमने कहा क्यों चर्चा में आ गया, वही याद करिए। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को बचाने के लिए, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के संरक्षण के लिए सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान और मध्य प्रदेश की जो सचिव थे, पर्यावरण सचिव, उनको डांट फटकार लगाई कि आप प्रोजेक्ट टाइगर की भांति क्यों नहीं प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड आप लेकर आते हैं, जबकि खतरा बहुत ज्यादा है। किसको? तो ये ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को, क्योंकि इसे सीआर क्रिटिकली इंडेंजर्ड घोषित किया जा चुका है। उनकी संख्या अगर उनको नहीं बचाया गया तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड बहुत कम समय में विलुप्त हो जाएंगे। अब इसमें अब यहाँ प्रोजेक्ट टाइगर इसलिए चर्चा में आ गया, तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम हमने कहा WPA 1972 का एक्ट है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत ही। कब? तो ये एज ए फ्लैगशिप प्रोग्राम के रूप में, पायलट प्रोजेक्ट के रूप में कौन सी प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में लाया जाता है। तो अगर ये प्रोजेक्ट टाइगर पूछे तो ये कब का है? 1973 का है। कब का है? 1973 का है। और ये जब ये प्रोजेक्ट टाइगर लाया गया तो इसके अंतर्गत आने वाला पहला जो कौन था, पहला टाइगर कौन था? तो ध्यान दीजिएगा, यानी कार्बेट। पहला कौन? कार्बेट इसमें शामिल किया जाता। और ये कार्बेट वही है जो एशिया का पहला नेशनल पार्क भी है। इसे पहले किस नाम से जाना जाता था? पहले इसे हैली के नाम से जाना जाता था, हैली नेशनल पार्क। ये कहाँ है? उत्तराखंड में है। इस बात को भी आप क्या अच्छे से ध्यान रखिएगा। अब भारत के लिए प्रोजेक्ट टाइगर को बचाना भारत ने इतना प्रयास किया तो बहुत जल्द ही भारत में इनकी संख्या भी दो गुना से भी और आगे लगातार बढ़ती गई। और वर्तमान में देखा जाए, ध्यान दीजिएगा, वर्तमान में देखा जाए तो विश्व में जितने टाइगर पाए जाते हैं उसका, ये क्वेश्चन आपके पीसेस में आ चुका, उसका 80% केवल भारत में पाए जाते हैं। कितना? 1-2% नहीं, 80% बाघों की संख्या कहां पाई जाती है? भारत में पाई जाती है। और आपका पेपर उठा के देखिएगा, यूपीपीसीएस प्रीलिम्स में पूछा था कि भारत 70% से अधिक बाघों का घर है। बिल्कुल बात सही है। तो भारत में विश्व के जितने टाइगर पाए जाते हैं उसका 80%, और ये 80% संख्या जो लास्ट इसका कैलकुलेशन हुआ उसके हिसाब से कितनी होती है? 2967, 2967, यानी 2967। ये अब तक ये 80% ये टोटल संख्या होती है। तो लगभग 80% टाइगर जिनकी अब हम संख्या में बात करते हैं तो 2967, 2967 है। इनमें से सबसे अधिक कहां पाए जाते? तो मध्य प्रदेश में सबसे अधिक पाए जाते। और मध्य प्रदेश में सबसे अधिक टाइगर पाने की वजह से मध्य प्रदेश को ही क्या कहा जाता? टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है। जब ध्यान दीजिएगा, जब ये 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर स्थापित किया गया तो इसका एक डायरेक्टर भी बनाया जाता। तो इसका पहला जो डायरेक्टर बनाया गया था, यानी 1973 के प्रोजेक्ट टाइगर को सफल इंप्लीमेंट कराने के लिए तो कैलाश सांखला को बनाया गया था। और एक कैलाश सांखला के द्वारा बहुत अच्छा प्रयास किया गया, और इतना प्रयास किया गया कि जो प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में लॉन्च किया गया उसके सक्सेस के पीछे किसी एक का हाथ पूछा जाए तो उसमें आप किसका कंट्रीब्यूशन बता सकते हैं? कैलाश सांखला। इसीलिए कैलाश सांखला को किस नाम से जाना जाता है? इनको टाइगर मैन ऑफ इंडिया, टाइगर मैन ऑफ, इनको टाइगर मैन ऑफ इंडिया यानी भारत के टाइगर मैन कहलाते हैं। इन्हें टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता, जो 1973 में शुरू किए गए जो प्रोजेक्ट टाइगर था उसके पहले डायरेक्टर भी रहे। तो ये बात भी आप ध्यान रखिएगा। अगला हम इसमें बात करें, सबसे ज्यादा हमने कहा मध्य प्रदेश में कितने? 526, दूसरे पे यहां 24 कर लीजिएगा। कर्नाटक के दूसरे पे 6 बन गया तो ये 524, कर्नाटक दूसरे 524 पाए जाते हैं। नंबर ऑफ संख्या है, ध्यान दीजिएगा, ये नंबर ऑफ संख्या है कि कहां पर
जो टाइगर रिजर्व है वो सबसे ज्यादा है। तो सबसे ज्यादा ये आपका टाइगर रिजर्व में सबसे ज्यादा जो बाघ हैं, इन बाघों की संख्या हो रही टाइगर रिजर्व की नहीं, ध्यान रखिएगा। सबसे ज्यादा 526 कहां? मध्य प्रदेश में। दूसरे नंबर पे कर्नाटक 524, फिर 442, कितना? 442 कहां पाए जाते हैं? 442 पाए जाते हैं। यूके का मतलब हुआ यूनाइटेड किंगडम, नहीं, ये उत्तराखंड। उत्तराखंड में 442 और यूपी में अपना यूपी प्यारा सा 173 कहां पाए जाते हैं? 173 टाइगर यूपी में पाए जाते हैं। अगर पूर्वोत्तर भारत की बात करें तो ये असम में सबसे ज्यादा 190। पूर्वोत्तर भारत में सबसे ज्यादा टाइगर कहीं पाए जाते हैं तो कहां? ये असम में पाए जाते हैं। कहां पाए जाते हैं? असम में। तो सबसे ज्यादा टाइगर कहां पाए जाते हैं? तो नंबर ऑफ टाइगर सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में 526, दूसरे नंबर पर कर्नाटक 524, तीसरे नंबर पे कौन? उत्तराखंड 442। और अगला फिर बात करें पूर्वोत्तर भारत में तो कितना? असम में 100, कितना? असम में 190 और साथ में यूपी अपना देखें तो यूपी में 173 टाइगर्स, ये नंबर ऑफ टाइगर है, बाघों की संख्या पाई जाती है। और अब ये बाघों की संख्या पाई जाती है तो इनकी हम कितने साल पर काउंटिंग करते हैं? तो इनकी काउंटिंग कितने साल पे की जाती है? तो ध्यान दीजिएगा, प्रत्येक 4 वर्ष। कितना? प्रत्येक 4 वर्ष पे। तो ये 2006 से शुरू हुई है, 6 में पहली हुई है, 2004 ऐड कर दीजिए, 10 में दूसरी हुई, इसके बाद फिर कब हुई? 14 में हुई, फिर कब हुई? 18 में हुई। अब कब होगी? 2022 में होनी चाहिए। अभी फिलहाल हुई नहीं। अभी तक कितनी बार ये काउंटिंग हो चुकी है? तो ये 4 बार। 2006 से शुरू हुआ तो 6, 10, 14, 18। तो ये 6 में जब पहली बार काउंटिंग की गई तो वहां पर भी हमने क्या किया? एक डेटा लिया और ये प्रत्येक वर्ष इनकी लगभग औसत रूप से 6%, कितना? प्रत्येक साल अगर वृद्धि पूछा जाए भारत में टाइगर की कितनी संख्या बढ़ी है तो लगभग 6%। 6% ये भी डेटा याद रखिए, प्रत्येक वर्ष इसमें वृद्धि कितनी हुई है? 6% हुई है। अब 2006 से हमने शुरू किया और कहा कि प्रत्येक 4 वर्ष पर इनकी काउंटिंग की जाती है। तो इसका मतलब हुआ 2006 में कितनी थे? तो ये देखिए 14-11, 14-11। 2010 में कितनी इनकी संख्या हुई? 1706, 1706। उसके बाद कितनी? 2014 में आप बात करेंगे तो कितना? 22। 14 में कितने? 22, 26, 22, 26। देखो 14 वाला कैसे याद रखो? 22 और 26 के बीच कितना गैप है? 4 का। कितना गैप है? 4 का। कितना गैप? 4 का। तो आपको याद रहेगा कि 14 में संख्या कितनी थी? 22, 26। 22, 26 का कितना गैप है? 4। 2014 में 22, 26 थी और 2018 ये तो आप बिल्कुल याद ही होगा, ये आपको पता भी होना चाहिए, 2967। देखो 2200 से 29, देखो ये 1400 से 1700, 1700 से 2200 और 2200 से 2900। हर साल इसमें लगातार क्या? यानी लगातार अगर पूछा जाए कि 2006 से या पिछले दशक में लगातार बाघों की संख्या में वृद्धि हुई तो बिल्कुल बात सही होगा, क्योंकि किसी में गिरावट हुई ही नहीं है। यहां क्लियर? ऐसे स्टेटमेंट के लिए भी आप तैयार रहिए, इसलिए हमने यहां पर डेटा बताया। तो इसके पिछले में कितनी? 2226। 4 का गैप है, 22 आपको याद रखिए। तो 2014 में 14 में तो 22 याद रखिए, 4 प्लस कर लेना। तो 2014 में 2226 रही है, 2018 में 2967 रही है। अगर इसके पीछे की हम बात करें 2010 में तो 1706 रही है, 1706 रही है, 1706। और 2006 वाला याद रखिएगा, 6 में कितना रही? 14-11। कितना? 14-11, 1411 ये संख्या किसमें रही? 6 में। तो लगातार इसमें क्या हुई है? लगातार इसमें वृद्धि देखी गई है। अब हम बात करें कि वर्तमान में भारत के कितने टाइगर रिजर्व हैं। वर्तमान में टाइगर रिजर्व की हम बात करें तो कितने हैं? 53। टोटल नंबर आप कितने हैं? 53। आप कहेंगे कहीं कहीं 54 भी दिख सकता, लेकिन ध्यान दीजिएगा भारत सरकार के द्वारा अभी तक अपने ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में गुरु घासीदास जो टाइगर रिजर्व कहां है? छत्तीसगढ़ में। वहां की स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा नोटिफाई किया गया था, लेकिन अभी भारत सरकार ने उसे एक्सेप्ट नहीं किया तो वो काउंट नहीं होता। तो पहले कौन? लास्ट वाला ये कौन इसमें शामिल किया गया? रानीपुर। रानीपुर कहां है? ये आपका यूपी में है। कहां है? यूपी के कहां? चित्रकूट में स्थित है, जो अभी लेटेस्ट है, जिसको इसमें नोटिफाई किया गया है। बात करें अब रानीपुर सबसे लास्ट है और यूपी स्पेशल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इसमें हम जब लिखे भी हैं यूपी स्पेशल, विशेष पे भी ज्यादा ध्यान देते, अगर करंट में कोई न्यूज होती तो उसको हम लोग अच्छे से कवर करते हैं। तो ये रानीपुर ये कब? 1977। कब स्थापित होता है? 1977। ध्यान दीजिएगा अभी तक इसमें कोई टाइगर रहता नहीं है, नो रेसिडेंट ऑफ टाइगर। इसमें अंत में लाया जाएगा। और ये ध्यान दीजिएगा यूपी का चौथा, यूपी का कौन बन गया? यूपी का चौथा टाइगर रिजर्व बना है। और
बुंदेलखंड वाले क्षेत्र में, चूंकि चित्रकूट कहां, बुंदेलखंड में, अगर यूपी का आप ऐसे मानचित्र बनाते हैं तो यूपी का, तो यूपी वाला ये वाला पूरा का पूरा बेल्ट क्या कहलाता, बुंदेलखंड कहलाता। और यहां पर ये क्या है, चित्रकूट, यहां पर क्या है, चित्रकूट है। और इसी चित्रकूट में बुंदेलखंड के चित्रकूट, तो ये बुंदेलखंड की बेल्ट में स्थापित होने वाला ये क्या बन गया, पहला टाइगर रिजर्व बन गया। लेकिन ध्यान दीजिएगा अभी कोई भी इसमें टाइगर नहीं रहता है, बाद में से लाया जाएगा। तो और यूपी का ये क्या है, यूपी का चौथा है। तो यूपी के बाकी कौन है, तो बाकी आपको दुधवा, दुधवा कहां, लखीमपुर खीरी है। दूसरा कौन हो गया, पीलीभीत टाइगर रिजर्व, पीलीभीत। दूसरा कौन हो गया, पीलीभीत टाइगर रिजर्व। और तीसरा कौन हो गया, अमनगढ़। कौन, अमनगढ़, अमनगढ़। पीलीभीत टाइगर रिजर्व ध्यान दीजिएगा 2014 में स्थापित हुआ था। कब हुआ था, 14 में। तो ये दुधवा, पीलीभीत, अमनगढ़, इनको भी आप सर्च गूगल कर लीजिएगा कि ये कब स्थापित हुए, कहां स्थित हैं, इन सबको आप सर्च कर लीजिएगा। क्योंकि अमनगढ़ बिजनौर में है, पीलीभीत नाम से ही पीलीभीत, दुधवा लखीमपुर खीरी, यहाँ कब कब स्थापित हुए, ये डेट भी आप ध्यान रखिए, क्योंकि ये सुमेलित में पूछा जा सकता है। इनमें से हमने कहा जो रानीपुर है ये कब, 1977 में स्थापित किया जाता, 1977। आगे देखिएगा अगला वाला क्या है, यहां जो रानीपुर चित्रकूट, ये आपका जो इंडिया का मानचित्र आपने बनाया था, ये इंडिया बोले, ये बुंदेलखंड वाला, ये वाला बेल्ट, तो ये आपका कौन था, बुंदेलखंड वाला। तो यहां पर जो वनस्पति पाई जाती है यह किस प्रकार की है, ड्राई शुष्क है, डेसिडियस, डेसिडियस का मतलब हुआ पर्णपाती वन पाए जाते। तो जो आपका ये बुंदेलखंड का अभी कौन, रानीपुर टाइगर रिजर्व की बात किए हैं, तो यहां पर कैसी वनस्पति पाई जाती है, तो ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट यानी शुष्क पर्णपाती वनस्पति पाई जाती। कैसी पाई जाती है, ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट, शुष्क पर्णपाती। दो प्रकार की पर्णपाती वनस्पति उन्हें कहा जाता जो साल में कभी किसी एक, कभी ना कभी पत्तियां अपनी गिरा देते हैं, तो उन्हीं को पर्णपाती। और पर्णपाती भी दो प्रकार की होती है, आर्द्र पर्णपाती वनस्पति और शुष्क। शुष्क मतलब जहां पर बारिश बहुत कम होती, वहां पर जो वनस्पति पाई जाती है उसे शुष्क पर्णपाती कहा जाता। इसमें कौन, पलाश यहां पर पाया जाता है, खैर पाया जाता है, महुआ पाया जाता है, साल पाया जाता है, बांस पाया जाता है, तेंदु, तेंदु जिससे आप कौन, यानी जो बीड़ी बनती है इससे तेंदु से बनती है, तेंदु के पत्ते से तेंदु पाया जाता है। और धौ, धौ पाया जाता है। तो ये सब यहाँ पर पाए जाते हैं। कौन इसमें, तो पलाश हो गया, खैर हो गया, साल हो गया, पलाश, खैर, साल, और उसके बाद महुआ, महुआ के बाद बांस, उसके बाद तेंदु और धौ, ये सब पाए जाते। अगर जानवर की बात करें यानी जिसे फाना कहा जाता है, तो यहाँ पर कौन कौन फाना पाया जाता, तो ब्लैक बक, ये ब्लैक बक यहाँ पर, चिंकारा यहां पर पाया जाता, सांबर यहां पर पाया जाता। तो ब्लैक बक हो गया, चिंकारा हो गया, सांबर हो गया, चीतल हो गया, भालू हो गया, लियोपोर्ड हो गया, ये ओल भेड़िया हो गया, जंगली कुत्ता हो गया, और ब्लू बुल, कैसा, ब्लू माने नीला, ब्लू माने सांड, यहाँ नीला सांड पाया जाता है। तो ये सब यहाँ पर पाए जाते हैं। तो यहाँ जानवरों में कौन, ब्लैक बक, चिंगारा, सांबर, चीतल, भालू, लियोपोर्ड, भेड़िया, जंगली कुत्ता, ब्लू बुल, ये सब पाए जाते हैं। अब हम बात इसी में कर लेते हैं किसकी, यहां पर एक चीज और ध्यान रखिएगा, एक चीज और ध्यान रखिएगा कि टाइगर पॉपुलेशन, टाइगर पॉपुलेशन देखो दो चीजें हैं। टाइगर पॉपुलेशन सबसे ज्यादा कहां है, टाइगर पॉपुलेशन डेंस, टाइगर पॉपुलेशन, अगर टाइगर पॉपुलेशन का मतलब हुआ कि सबसे ज्यादा बाघों की संख्या कहां है, तो एक नंबर एक पे कहां है, तो ये वृद्धि कहां हुई, ध्यान दीजिएगा। एक हो गया टाइगर पॉपुलेशन सबसे ज्यादा, बाघों की संख्या सर्वाधिक कहां है, तो नंबर एक पे हमने क्या कहा, नंबर एक पे मध्य प्रदेश, नंबर दो पे कर्नाटक 526, 524 और फिर 442 उत्तराखंड। तो ये आपके तीन राज्य टॉप के हैं। लेकिन अगला हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि बाघों की संख्या, टाइगर्स की संख्या सबसे ज्यादा वृद्धि कहां हुई है, तो वृद्धि कहां हुई है, मध्य प्रदेश में वृद्धि भी सबसे ज्यादा हुई है। ध्यान दीजिएगा, मध्य प्रदेश दोनों में, मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा वृद्धि हुई, लेकिन दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र है और तीसरे नंबर पे यहां कर्नाटक है, बीच में कौन है, महाराष्ट्र। वृद्धि के मामले क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन वृद्धि वाला पूछेगा और कहीं आप क्या संख्या वाला लगा के आएंगे तब क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। सर्वाधिक वृद्धि मध्य प्रदेश में हुई और नंबर दो पे कौन रहा है, महाराष्ट्र, नंबर तीन पे कौन, कर्नाटक रहा है। अब हम बात करें कि अगला, भारत के ऐसे कौन से टाइगर रिजर्व हैं जहां पर एक भी वर्तमान समय में टाइगर नहीं रहता, तो तीन, बुक्सा पश्चिम बंगाल का, बुक्सा पश्चिम बंगाल का, पलामू
कहाँ का? पलामू झारखंड का, और डंपा मिजोरम का। तो डंपा, पलामू और बुक्सा, यहां पर एक भी, यहां की जो टाइगर रिजर्व में अब जीवित एक भी यहां पर टाइगर नहीं है। तो ये भी आप फैक्ट, बेसिक फैक्ट है जो आप ध्यान रखिएगा। यहां पर एक चीज और पूछा जाता है कि डेंसिटी, टाइगर डेंसिटी मतलब हुआ, मान लो ये कोई क्षेत्र है, इसी में क्या है, इतने क्षेत्र में, यहां पर इतने क्षेत्र में 20 टाइगर हैं, और ये क्षेत्र है इसमें केवल 2 टाइगर हैं, तो डेंसिटी किसकी ज्यादा है? तो आप कहेंगे सर ये जो वाला छोटा वाला, इसकी डेंसिटी ज्यादा है। यहां कम क्षेत्र में जब क्या किया जाए, एरिया कम हो और उसके वनस्पत संख्या क्या हो जाए, ज्यादा, तो संख्या बहुत ज्यादा हो जाती है, तो इसको कहा जाता है टाइगर डेंसिटी रिजर्व। तो टाइगर डेंसिटी सबसे ज्यादा कौन कौन है? तो इसमें नंबर 1 पे कार्बेट, कहां का है? कार्बेट, जिम कार्बेट उत्तराखंड का है, दूसरा नागरहोल, और तीसरा बांदीपुर। तो ये कर्नाटक के 2 हैं, एक उत्तराखंड के। अगर ये डेंसिटी के मामले में पूछा जाए, क्योंकि क्वेश्चन आपको घुमाएगा तो इन्हीं में घुमा सकता, तो डेंसिटी के मामले में पूछा जाए तो क्या हो जाएगा? उत्तराखंड चले जाना, उत्तराखंड में डेंसिटी सर्वाधिक है। कार्बेट नंबर 1 पे टाइगर डेंसिटी में है। नंबर 2 पे हमने क्या कहा, कौन है? तो ये आपका कौन है? नागरहोल। नंबर 2 पे कौन है? नागरहोल है। और नंबर 3 पे यही कर्नाटक का बांदीपुर है। तो 3 तरह का क्वेश्चन पूछेगा। एक, सर्वाधिक बाघों की संख्या किन राज्यों में है? तो नंबर 1 पे हमने कहा मध्य प्रदेश में है। नंबर 2 पे नंबर 2 पे कौन है? कर्नाटक है, और 526, 524। नंबर 3 पे उत्तराखंड 442। दूसरा हमने कहा वृद्धि सर्वाधिक कहां हुई? तो मध्य प्रदेश में वृद्धि भी हुई, लेकिन 2 नंबर पे वृद्धि महाराष्ट्र में हुई, और तीसरे नंबर पे कर्नाटक। तीसरा हमने कहा कि डेंसिटी सर्वाधिक कहां है? अगर डेंसिटी के मामले में पूछा जाए टाइगर की, तो जिम कार्बेट नंबर 1 पे हो जाएगा, कार्बेट उत्तराखंड वाला। नंबर 2 पे कौन हो जाएगा? तो नंबर 2 पे हमने कहा नागरहोल। नंबर 2 पे नागरहोल, और नंबर 3 पे कौन हो जाएगा? आपका बांदीपुर, कर्नाटक का ही बांदीपुर। तो ये 3 हो गए। कहां ऐसे कौन से टाइगर रिजर्व में जहां एक भी टाइगर की संख्या नहीं पाई गई? तो हमने कहा बुक्सा पश्चिम बंगाल का, उसी के बगल कौन हो गया? झारखंड का पलामू। और तीसरा आपका कौन बताए थे? तो तीसरा मिजोरम का डंपा, जहां पर एक भी टाइगर नहीं है वर्तमान समय में। अब टाइगर को बचाने के लिए ध्यान दीजिएगा, हमने कहा भारत में सर्वाधिक संख्या, तो भारत जो बोलेगा हां तो हां, विश्व के अन्य देश, क्योंकि भारत में 80% से ज्यादा क्या पाए जाते? टाइगर। तो भारत जो बोलेगा उसको क्या, विश्व के अन्य देशों को भी क्या करना होता है? मानना पड़ता है। तो भारत के द्वारा ध्यान दीजिएगा 2010 यानी 6 में ये काउंटिंग शुरू हुई, और 10 में भारत के द्वारा जो कितने 14 वर्तमान में जिसे टाइगर रेंज देश कहा जाता है, यानी ऐसे देश जहां टाइगर फैले हुए हैं उनको टाइगर रेंज कहा जाता है। और टाइगर रेंज देश पूरे विश्व में कितने? 14। इसी में से टाइगर रेंज में एक देश है रशिया, और रशिया का एक शहर है पीटर्सबर्ग। और पीटर्सबर्ग में एक डिक्लेरेशन जारी की गई कि हम 2010 में हैं, जब इसको 2020 में पहुंचे तो इसकी संख्या, जो टाइगर की वर्तमान में संख्या है, ये डबल हो जानी चाहिए। और इसी जो टाइगर रिजर्व डबल कर लेगा उसको कौन सा अवार्ड दिया जाएगा? T/2 का अवार्ड। और ये आपने अभी देखा होगा, भारत का जो सत्यामंगलम टाइगर रिजर्व है तमिलनाडु में है, इसको क्या किया गया? इसी अवार्ड से नवाजा गया है। बात समझ में आई? ये क्लियर आपका होना चाहिए कि ये पीटर्सबर्ग डिक्लेरेशन का संबंध किससे है। तो इसमें ये ध्यान दीजिएगा, पीटर्सबर्ग डिक्लेरेशन का संबंध इसी 2010 से लेकर 2020 तक अगले 10 वर्षों में जो टाइगर रिजर्व संख्या बाघों की दुगना कर लेगा उसको T/2 अवार्ड से नवाजा जाएगा। अब ये टाइगरों की जो काउंटिंग होती है उसमें कुछ क्या प्रयोग की जाती हैं टेक्निक्स? पहले पग मार्क, इनके कहां कहां हाथी के पैर पग मार्क के माध्यम से प्रयोग किया जाता था, यानी उनकी काउंटिंग होती थी, लेकिन उनमें बहुत ज्यादा अनिश्चितता होती थी। तो आगे नई नई टेक्नोलॉजी आती गई तो ये क्या किया गया, उनकी काउंटिंग का तरीका भी बदलता गया। अभी जो ये आपका किया जाता है, ये मॉनिटरिंग इनकी जो की जाती है, ये इसके लिए यम स्ट्राइप्स, ये ध्यान रखिएगा, इससे यूपीएससी में क्वेश्चन आ चुका है। यम स्ट्राइप्स का मतलब हुआ मॉनिटरिंग, क्या हो गया? मॉनिटरिंग। और यहां टी से हो गया टाइगर, मॉनिटरिंग टाइगर, और ये आपका क्या हो गया? इसकी फुल फॉर्म आप लोग देख लीजिएगा, ये यम स्ट्राइप्स की क्या है। तो ये यम स्ट्राइप्स का प्रयोग क्या किया जाता है, यानी इसका मॉनिटरिंग करने के लिए, या यम से मॉनिटरिंग है और टी से है टाइगर का। तो ये मॉनिटरिंग टाइगर्स और इकोलॉजिकल स्टेटस, अंत में इकोलॉजिकल स्टेटस। तो ये जो टाइगर की मॉनिटरिंग की जाती है वो किससे? यम स्ट्राइप्स के द्वारा की जाती है। अगला इसमें है कौन? तो ये आपका अगला फिर आपका इंपॉर्टेंट है, कंजर्वेशन एश्योर्ड एंड टाइगर स्टैंडर्ड्स, यानी इसे CA/TED
CA/TS के नाम से जाना जाता है। कितना? CA/TS के नाम से जाना जाता है। तो ये कंजर्वेशन एश्योर्ड एंड टाइगर स्टैंडर्ड, और इसमें भारत के 14, कितने? भारत के 14 टाइगर रिजर्व भी शामिल किए गए। यानी जो क्रिटिकल वाले टाइगर रिजर्व हैं उसको क्या किया जाता? किसमें? कंजर्वेशन एश्योर्ड। निश्चित रूप से उनका संरक्षण होना चाहिए और टाइगर्स के लिए उनको बचाने के लिए एक मानदंड स्टैंडर्ड स्थापित किए जाने चाहिए। तो ये आपका कौन हो गया? यानी कंजर्वेशन एश्योर्ड एंड टाइगर स्टैंडर्ड को भी यानी लाया गया है, जिसमें भारत के 14 टाइगर रिजर्व इसमें शामिल हैं। 3 है असम के, तो इसके आप इसकी संख्या 14 पिछली वीडियो में हम आपको बता चुके। अब भारत के जो 53, भारत के कितने? भारत के 53 टाइगर रिजर्व हैं, इनकी हम खटाक से संख्या देख लेते। हालांकि इसके लिए हमने एक अलग से प्लेलिस्ट भी आपको बना दी टॉपिक वाइज, वहां पर भी कवर करवाए हैं। यहां पर अगर नजर डालें तो ये कौन हो गए? तो ये आपका अरुणाचल प्रदेश है। ये राज्य कौन है? अरुणाचल। यहां मानचित्र हमने अपने हाथ से बनाया, चाहते तो यहां वो भी लगा सकते थे, लेकिन आप इसी प्रकार अपने आप मानचित्र भरिए। जब भरोगे तो दिमाग में जाएगा और चीजें याद रहेंगी। पहला है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में कौन है? तो अरुणाचल प्रदेश में यानी क्या है? आपका मित्र है जिसका नाम है अरुण। आपके मित्र का नाम क्या है? आपके मित्र का नाम है अरुण। आपके मित्र का नाम क्या है? आपके मित्र का नाम अरुण है। और उससे आप कोई काम करने के लिए बोले हो तो बार बार पूछते हो काम सही, यानी कुछ बता नहीं रहा तो उससे पूछते हो अरुण भाई काम हो जाएगा ना? अरुण नाम का आपका दोस्त है, तो अरुण नाम का आपका दोस्त है, उससे पूछते हो अरुण भाई काम हो जाएगा ना? तो इससे आप कहेंगे सर इससे कौन ट्रिक निकली? ट्रिक निकल गई। यानी कौन? अरुण, अरुणाचल प्रदेश के कौन? यानी उसका नाम क्या है? तो नाम से नाम, और फिर पूछते हो अरुण भाई काम पक्का हो जाएगा ना? काम पक्का हो जाएगा। अरुण भाई काम पक्का हो जाएगा। कौन इसका? तो अरुण भाई काम पक्का हो जाएगा। अरुण भाई काम पक्का हो जाएगा। तो आपके कौन हो गए? नाम से नाम दफा और पक्का से पक्के हो गया, और काम से कामलांग, यानी नाम दफा, पक्के और कामलांग। ये कहाँ स्थित है? ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। 3 याद हुए गए, कभी जिंदगी में भूलोगे नहीं। आपका दोस्त कौन? अरुण। अब वो आपका दोस्त इतना पक्का है कि उससे पूछते हो कि भाई अरुण काम पक्का काम हो जाएगा? पक्का काम हो जाएगा। कहते नहीं पक्का काम, कोई भी काम सौंपते हो तो आप बोलते हो काम हो जाएगा ना पक्का? तो ये आपका क्या है? पक्का काम हो जाएगा ना? तो ये आपका मित्र यानी अरुण से बोलते हो, यानी आपका पक्का मित्र है अरुण। आपका पक्का मित्र कौन है? अरुण। आपका मित्र कौन? अरुण। पक्का मित्र अरुण है, उससे पूछते हो काम हो जाएगा। तो आपका क्या हो गया? कौन? अरुण हो गया। तो ये आपका कौन हो गया? नाम दफा हो गया। और उसके बाद कौन हो जाएगा? पक्के और कामलांग। 3 हो गए यहाँ। और इसके बाद आइए मिजोरम में कौन है? डंपा। मिजोरम में इधर केवल कौन है? डंपा। तो अरुणाचल प्रदेश के 3 और मिजोरम के केवल 1 डंपा। मिजोरम का सबसे लास्ट में डंपा। अब इसमें असम में कौन कौन है? तो इसको हम देख लेते हैं। असम में एक जरूर आपको याद होगा, कौन होगा? काजीरंगा। ये आपको याद होगा। काजीरंगा, रंग से यहां रंग लिख लीजिए, रंग आगे लगा दीजिए ओरांग, बस। दूसरा रंग से ओरांग, तो काजीरंगा। और रंग से यहां अन की बिंदी आ रही, ये अन की बिंदी से ना बना लो, तो ओरांग से अगला क्या बन जाएगा? ना मेरी। क्या बन जाएगा? ना मेरी। क्या बन जाएगा? ना मेरी। और इसके बाद यहां देखो सम आ रहा है, यहां भी आपका कौन हो रहा? मानस। असम सम मानस, असम मानस। तो ये आपका कौन हो गया? ये आपका मानस। तो कौन हो गया? काजीरंगा, मानस, ओरांग, ना मेरी। ये 4 कहाँ हैं? तो 4 हैं असम में। 4 कहाँ हैं? असम में। अब इसी के बाद पहुंचिए पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में 2 हैं। पश्चिम बंगाल में वेस्ट बंगाल में 2 अक्षर हैं इंग्लिश वाले, WB वेस्ट बंगाल। तो 2 यहाँ हैं भी, एक सुंदरबन है, एक आपका कौन है? बुक्सा। सुंदरबन B से बुक्सा, और अगला कौन हो गया? सुंदरबन। बुक्सा, सुंदरबन, वेस्ट बंगाल। इसके बाद आइए अगला हम देखते हैं खटाखट इसमें। इसके बाद आइए इसमें अब यहाँ बिहार में केवल एक बा से वाल्मीकि। बिहार में कौन है? वाल्मीकि। झारखंड में कौन है? पलामू। झारखंड में कौन है? पलामू। तो झारखंड में कौन है? पालामू। अगला आइए, अब इसमें हम किसका देखते हैं? इसमें उड़ीसा में कौन शामिल है? तो उड़ीसा में 2 शामिल हैं।
उड़ीसा में कैसे याद रखिएगा, उड़ीसा में कौन कौन शामिल है, तो उड़ीसा। आपकी सास कहाँ की है, सासू माँ कहाँ की है आपकी, उड़ीसा की। मान लो किसी की सासू माँ उड़ीसा की है तो आप उससे अपना अपना माइंड में रखिए हो, आपकी सासू माँ उड़ीसा की हैं। और ये उड़ीसा सात से हो गया सतकोसिया, अगला सात से हो गया सिमलीपाल। तो टाइगर रिजर्व में कौन शामिल है, नेशनल पार्क की संख्या ज्यादा है लेकिन टाइगर रिजर्व अलग है, दोनों ध्यान दीजिएगा। तो सतकोसिया सिमलीपाल, आपकी सासू माँ कहाँ है, उड़ीसा की, तो कहाँ, तो इसका सतकोसिया सिमलीपाल। इसके बाद आंध्र प्रदेश में केवल एक है, नागार्जुन सागर श्रीशैलम, और यही भारत का सबसे लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व है। ये क्वेश्चन यूपीएससी में आ चुका है। अगला है, अब इसमें आइए तमिलनाडु। तमिलनाडु में ध्यान दीजिएगा, तमिलनाडु में है कितने, तो तमिलनाडु में है कितने, 5। तमिलनाडु में 5। तो एक तो अन्नामलाई, ये नाम आप भूल ही नहीं सकते, एक अन्नामलाई हो गया, दूसरा मुडुमलाई हो गया, मुडुमलाई, और तीसरा ये T/2 का अवार्ड जो जीता है सत्यमंगलम। 3 तो ये हो गए, अन्नामलाई, मलाई, फिर मलाई से मुडुमलाई, अन्नामलाई कौन हो गए, अन्नामलाई, मुडुमलाई, अन्नामलाई, मुडुमलाई, कौन कौन हो गए तमिलनाडु में, अन्नामलाई, मुडुमलाई, सतमंगलम के बाद श्री बिल्ली पुथुर मेघामलाई, श्री बिल्ली पुथुर, यहाँ ये श्री बिल्ली पुथुर कौन है, अगला श्री बिल्ली पुथुर मेघामलाई। अगला है कलाकाड मुंडन थुरई, कलाकाड मुंडन थुरई, अगला कौन हो गया, कलाकाड मुंडन थुरई। तो ये 5 कौन हो गए तमिलनाडु में। तमिलनाडु में कितने हो गए, 5। कौन कौन हो, हमने कहा अन्नामलाई, मुडुमलाई, कौन कौन, अन्नामलाई, मुडुमलाई, सतमंगलम। उसके बाद कौन हो गया, कौन, तो ये आपका श्री बिल्ली पुथुर मेघामलाई। उसके बाद मुंडन थुरई कौन हो गया, कलाकाड मुंडन थुरई। तो ये 5 कहाँ है, तमिलनाडु में है, तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा। तमिलनाडु के बाद आइए पापा कहाँ गए हैं, केरल घूमने। पापा कहाँ गए, सासू माँ उड़ीसा की थी, पापा गए केरल, सासू माँ उड़ीसा। तो केरल में पापा, पा से हो गया पेराम्बिकुलम और पा से हो गया पेरियार, पा से पेराम्बिकुलम, अगला पा से पेरियाल। अब इसमें आइए बीच का तेलंगाना में 2 हैं, एक है कंवल और दूसरा है अमराबाद। तेलंगाना के 2 टाइगर रिजर्व है, एक कौन हो गया, कंवल, और दूसरा क्या हो गया, तेलंगाना में एक कंवल और दूसरा अमराबाद। अब यहाँ आइए कर्नाटक। अब देखो इसकी अजीब मजेदार ट्रिक है, जब भी आप नाटक करते हो तो आपके बाबा जिन सबके आपके जिनके भी बाबा होंगे, बाबा बुला करके आपका क्या करते हैं, बाबा एक डंडा उठाए और आपका दय दनादन, बाबा डंडा उठा के दय दनादन शुरू करते हैं। और फिर आपका क्या, सारे के सारे जितने नौटंकी कर रहे थे, नाटक कर रहे थे, वो सारे भद्रा आपके दूर, भद्रा मतलब आपकी नौटंकीपन दूर हो जाती, भद्रा उतर जाते। तो आप कहते हो बाबा डंडा से भद्रा उतारो ना, बाबा डंडा से भद्रा उतारो ना, बाबा, आप कहते हो बाबा डंडा से भद्रा उतारो ना, बाबा डंडा से भद्रा ना उतारो ना मतलब नेगेटिव में है। तो बा से हो गया कौन, आइए इसमें हम जानते हैं कौन कौन है। तो बा से आपका हो गया, कौन कौन हो गए बा से, तो बा से अगला बांदीपुर, ये बांदीपुर हो गया। अगले बा से बिलीगिरी, कौन हो गया, बिलीगिरी रंगनाथ, बिलीगिरी। अगला बा से बिलीगिरी, कौन, बांदीपुर बिलीगिरी रंगनाथ। अगला कौन हो गया, डंडा से डंडेली अंसी। और इसके बाद भद्रा से भद्रा, यहाँ का है ये, तो ये हो गया। और ना से हो गया नागरहोल, तो नाटक करोगे तो बाबा डंडा से भद्रा उतारेंगे, तो आप बोलोगे बाबा डंडा से भद्रा उतारो ना। तो कौन हो गए, तो बांदीपुर हो गया। अगला कौन हो गया, तो अगला होगा बिलीगिरी रंगनाथ। तो कौन, बांदीपुर बिलीगिरी रंगनाथ। उसके बाद कौन हो गया, डंडेली अंसी। उसके बाद भद्रा, फिर आपका नास हो गया नागरहोल। अब आइए ये वाला महाराष्ट्र में आइए। तो महाराष्ट्र के आप कौन कौन जानते हो, तो देखिए महाराष्ट्र का टडोबा, ये बहुत फेमस। अंधेरी कहाँ, महाराष्ट्र में, अंधेरी का नाम सुनिए हो, एक आपका कहाँ है, मुंबई महाराष्ट्र में। अंधेरी कहाँ है, महाराष्ट्र में। अंधेरे में रहोगे तो बोर होगे, अगर अंधेरे में रहोगे तो क्या होगे, बोर होगे। तो अंधेरे में रहने पर बोर होते हो, अंधेरे में रहोगे तो बोर होगे। और बोर होगे तो आपका क्या चाहिए, नयापन। और नयापन के लिए क्या चाहिए, किसी का साथ, और साथ मिले और मेल हो जाए तो और अच्छी बात है। साथ मिले तो अच्छी बात है, मेल हो जाए तो आपका और अच्छी बात है।
तो आपके कैसे याद हो गए महाराष्ट्र के? हमने कहा अंधेरे में रहोगे तो होगे बोर, और बोर होगे तो चाहिए कोई क्या? साथी, और साथी चाहिए, साथी मिल गया तो अच्छी बात है, और नया कोई नया साथी चाहिए। अंधेरे में रहोगे तो बोर होगे, तो इससे छुटकारा क्या है? नया साथी ढूंढो, नया साथी मिले तो अच्छी बात है, लेकिन मेल मिलाप हो जाए तो और अच्छी बात है। नया साथी मिले तो अच्छी बात है, लेकिन और अच्छा मेल मिलाप हो जाए, केमिस्ट्री मिल जाए तो और अच्छी बात है। तो कौन कौन हो गए? अंधेरी, अंधेरे में रहोगे तो अंधेरी, यहाँ का टडोबा अंधेरी, और दूसरा कौन हो गया? हमने कहा बोर होगे तो बोर यहाँ का टाइगर रिजर्व है, और बोर होगे तो चाहिए क्या? नया साथी। तो नया क्या? यानी नया का मतलब हुआ नवेगांव, नवेगांव नागजीरा, नवेगांव नागजीरा, नवेगांव नागजीरा। उसके बाद साथी, साथी से सह्याद्री, साथी से सह्याद्री, और साथी मिल गया तो अच्छी बात, और मेल मिलाप हो जाए तो और अच्छी बात है। फिर कहां? तो मेलघाट। तो ये आपके कितने हो गए? यानी 1 2 3 4 5, 5 जो महाराष्ट्र के हैं वो भी हमने बाय ट्रिक आपको क्या याद करवा दिया? क्या याद करवा दिया? अब बचा है कौन? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में संख्या इनकी है 6, और यहां की भी मजेदार ट्रिक सुनिए। मध्य प्रदेश की भी मजेदार ट्रिक क्या है ये भी आप ध्यान से सुनिएगा। मध्य प्रदेश का याद रखना है। आपका दोस्त है कान्हा, उसकी वाइफ का नाम है पत्नी, यानी वाइफ, अभी वाइफ बना लीजिए, वाइफ ही ज्यादा सही है, या गर्लफ्रेंड, आपको जो भी बनाना वो आप बना सकते हैं। उसकी गर्लफ्रेंड किसकी है? यानी कान्हा की पन्ना, पन्ना नाम की उसकी गर्लफ्रेंड है, और गर्लफ्रेंड के साथ वो घूमने कहाँ जाता है? यानी अपना दोस्त उसका संजय, संजय से कहता है कि समय से आ जाना, क्योंकि सवाल यहां इज्जत का है, लेकिन संजय आता ही नहीं है। यही तो पेच फंस जाता है, पेच फंसा संजय गायब। तो आप ट्रिक क्या याद रखोगे? क्या बोलता है? कौन? कान्हा अपनी पत्नी को घुमाने कहां ले गया? सतपुरा के वनों में ले गया, सतपुरा के वन में ले गया, लेकिन पेच ये फंसा, कान्हा कौन? उसका दोस्त संजय आया ही नहीं। पेच ये फंसा, संजय आया नहीं, तो कौन हो गया? कान्हा हो गया, पन्ना हो गया, सतपुरा हो गया, सतपुरा हो गया। और उसके बाद कौन? और गया किस लिए था? वन में बाघों को देखने, बाघ दिखाने। तो बाघ से कौन हो गया? बांधोगर, बांधोगर हो गया, लेकिन पेंच ये फंसा तो पेंच हो गया, और की संजय आया ही नहीं, संजय डुबरी, संजय डुबरी। तो ये कितने हो गए? 6। 6 कहां के याद रखना? मध्य प्रदेश के। मध्य प्रदेश के कितने हो गए? 6। और मध्य प्रदेश के बाद अब आइए सीधे कहां का? यानी अब हम राजस्थान। राजस्थान में आपके कितने हैं? रणथंभौर, सरिस्का, मुकुंदरा, रामगढ़, विषधारी। 4 कौन है? राजस्थान। अब जैसा नाम है राजस्थान राजपूतों का, वैसा यहां नाम भी है रणथंभौर। वैसे नाम भी ये टाइगर रिजर्व बिल्कुल मैच करते हैं, टाइगर जैसे। रणथंभौर, सरिस्का, मुकुंदरा, कहते नहीं एक एक नाम लग रहा, सरकलम हो रहे हैं, इनको क्या किया जा रहा है? सरकलम किया जा रहा है। रणथंभौर, और दूसरा कौन? सरिस्का, फिर कौन? मुकुंदरा, रामगढ़, विषधारी। तो ये कितने हो गए? रणथंभौर, सरिस्का, मुकुंदरा, रामगढ़, विषधारी। ये कितने हो गए? 4। ये 4 कहाँ हैं? 4 हैं राजस्थान में। 4 कहाँ हैं? राजस्थान में है। अब आपका कौन बचता है? आपका ये वाला बचा यूपी। यूपी में 4 है, 4 यूपी में भी है। दुधवा, पीलीभीत, पीछे भी हम बता चुके, दुधवा, पीलीभीत, अमनगढ़, और सबसे लास्ट में चित्रकूट। अब बचा यहां, इधर से कौन बचा है? उत्तराखंड। उत्तराखंड में 2 हैं, एक है कार्बेट जो भारत का पहला नेशनल पार्क, एशिया का पहला नेशनल पार्क, जिसकी स्थापना 1936 में हुई, और इसे पहला टाइगर रिजर्व भी घोषित किया गया है। और दूसरा है राजा जी। दूसरा कौन है? राजा जी। राजा जी और दूसरा कार्बेट। राजा जी, कार्बेट, 2 कहां हैं? उत्तराखंड में। तो ये हमने आपके क्या किया? सारे के सारे जितने थे वो हमने आपको याद करवा दिए। एक यहां छूट रहा, कौन? अपना छत्तीसगढ़। कौन? छत्तीसगढ़। याद रखिएगा छत्तीसगढ़ में यानी आऊ, आई ऊ, आई ऊ, आई ऊ, आई ऊ, आई ऊ। तो आई ऊ। तो ये क्या हो गया? आई ऊ से आप कहेंगे क्या? तो ये आपका आई से हो गया इंद्रावती, ऊ से हो गया उदंती सीता नदी, उदंती सीता नदी, उदंती सीता नदी, उदंती सीता नदी। और ये से हो गया अचानक मार,
अचानक मार, अचानक मार, अचानक मार, अचानक मार, अचानक मार। और ऊ से कौन हो गया? उदंती, उदंती सीता नदी, उदंती सीता नदी। और आई से हो गया इंद्रावती, इंद्रावती। अचानक मार इंद्रा किसको? जो उदंड है। अचानक मार इंद्रा जो उदंड है, किसको मार? अचानक मार, इसको याद कर सकते हो, अचानक मार अचानक मार सीता, अचानक मार सीता जो उदंड है। तो इसे आप ट्रिक निकाल सकते हो। तो यहां पर कौन हो गया? आई ऊ, अचानक मार, और आई से आपका हो गया इंद्रावती, और ऊ से होगा उदंती सीता नदी। तो ये भारत के सारे कितने 53 टाइगर रिजर्व थे। और लास्ट में जाते जाते ग्लोबल टाइगर डे कब मनाया जाता है? हर साल। तो 29 जुलाई। ये भी आप ध्यान रखिएगा। कुल मिलाकर के अन्य चीजें भी यहां ध्यान रखिएगा। इसके लिए क्या किया गया? बाघों के संरक्षण के लिए एक फोरम स्थापित किया गया, जिसे ग्लोबल टाइगर फोरम के नाम से जाना जाता है, या इंटरनेशनल बॉडी है, अंतर सरकारी अंतरराष्ट्रीय, जो विशेष रूप से केवल और केवल किसके संरक्षण के लिए? बाघों के संरक्षण के लिए काम करती, बाकी और कोई काम नहीं करती है। तो और इसी के द्वारा, यानी ये कब ये स्थापित किया गया? इंटरनेशनल ग्लोबल फोरम। तो उसके लिए एक सिंपोजियम भी हुआ था 1993 में, 1993 में, जिसे इंटरनेशनल सिंपोजियम ऑन टाइगर कंजर्वेशन के नाम से जाना जाता। भारत में सबसे ज्यादा बाघों की संख्या, तो भारत में ही यह सिंपोजियम होगा। यह 1993 में हुआ, और इसी की सिफारिश पर जो ग्लोबल टाइगर फोरम बनाया गया, यह 1994 में स्थापित किया जाता। और इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ है? नई दिल्ली। ग्लोबल टाइगर फोरम का हेडक्वार्टर्स कहाँ है? नई दिल्ली में है। प्रत्येक 3 साल पर एक बार मीटिंग हो जाती है, और इसमें कुल अगर पूछा जाए, जहां टाइगर रेंज वाले देश हैं, टोटल कितने हैं? 14। टोटल कितने? 14 हैं। अब सेंट पीटर्सबर्ग वाला 2010 में बता चुके हैं, बाघों की संख्या डबल करने के लिए लाया गया था। दूसरा आपका ग्लोबल टाइगर इनिशिएटिव, ये किसके द्वारा शुरू किया गया? तो इसमें ध्यान दीजिएगा, किसके द्वारा ये शुरू किया गया? तो 2008 में इसमें भारत सरकार के अथक प्रयासों से इसे शुरू किया गया है। जिसमें क्या है? भारत सरकार तो है ही, इसमें अंतर्राष्ट्रीय संगठन कोई भी शामिल हो सकता, सिविल समाज, कम्युनिटी, कोई भी समुदाय, कोई भी प्राइवेट सरकारी कुछ भी आए, ग्लोबल टाइगर इनिशिएटिव का पार्ट बन सकता। 2008 से शुरू है। इसमें अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में विशेष रूप से विश्व बैंक और ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी के द्वारा इसमें मदद दी जाती। एक प्रकार का यह क्या? ग्लोबल अलायंस है, एक प्रकार का ग्लोबल अलायंस है, जिसका उद्देश्य बाघों की संख्या को संरक्षित करना। इसके अलावा भारत में भी वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत ही, यानी वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत ही 1972 का है। इसी के अंतर्गत नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, जिसे नटका के नाम से जाना जाता है, इसकी स्थापना कब होती? 2005 में की जाती है। लेकिन इसे संवैधानिक दर्जा फिर जो ये कब दिया जाता? तो जो 1972 का एक्ट था, इसमें संशोधन करके, यानी ये जो 2005 का एक्ट है, यानी नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी की स्थापना 2005 में हुई, लेकिन इसे स्टैट्यूटरी दर्जा कब दिया गया? 2006 में। तो वर्तमान समय में नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण, एक सांविधिक दर्जा इसे दिया जा चुका है। तो इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। अब यहां किसकी बात? जो अगला हमने बाघों को भी निपटा दिया और हाथी को निपटा दिया। अब ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, जो अभी यानी सुप्रीम कोर्ट ने 30 नवंबर को किसको कहा कि पायलट जैसे प्रोजेक्ट टाइगर चल रहा, वैसे आप क्यों नहीं ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, जो क्रिटिकली इंडेंजर्ड हैं, सबसे ज्यादा इनको खतरा, इनको संरक्षित करने के लिए लेके आइए। और ये आपका सुप्रीम कोर्ट की यानी जो बेंच थी, ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो DY चंद्रचूड़ है, इनके द्वारा ये बात कही गई। और इसमें विशेष रूप से राजस्थान और गुजरात को क्या किया गया था, यानी डायरेक्शन दिया गया। अब हम इसमें बात कर लेते हैं कि जो इनकी संख्या सबसे ज्यादा क्यों, तो पावर लाइन जो विद्युत बिजली जाती है, तो उसी पे ये क्या होते हैं, गिर जाती है या उसकी चपेट में आ जाते हैं। कौन? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, जिसे क्या कहा जाता है? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। इस वजह से इनकी मृत्यु हो जाती है। इनकी लंबाई की बात करें तो 1 मीटर होती, वजन 15 से 18 किलोग्राम होता है। और ध्यान दीजिएगा, ये भारत में जो वैरायटी पाई जाती है, तो इसमें दक्षिण अफ्रीका की एक है जिसे डेनहम बस्टर्ड कहा जाता है, और स्पेन के ग्रेट
बस्टर्ड स्पेन की उससे ही मिलती जुलती भारत में भी जो पाई जाती है, इसे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के नाम से जाना जाता है, के नाम से जाना जाता है। और वर्तमान में क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। IUCN के द्वारा भी इसे क्रिटिकली इंडेंजर्ड में रखा गया। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम जो 1972 है भारत में, उसकी लिस्ट 1 में है। साइट्स की लिस्ट अपेंडिक्स में भी इसे 1 में रखा गया, जो पक्षियों के संरक्षण से संबंधित है। तो यहाँ इसलिए साइट्स आया है। 2020 में एक स्टडी की गई, और ये स्टडी किसके द्वारा की गई, तो ये आपका WI है, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जो कहाँ स्थित है, देहरादून में। इसके द्वारा एक स्टडी की जाती है, और इसमें क्या कहा जाता कि जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड में जो मौतें होती हैं उनमें प्रत्येक 6 मौतें कितनी, 10 में 6 मौतें जो होती हैं वो पावर लाइन की वजह से होती। कितनी, 6 मौतें जो हुई, ये किसकी, 17 से लेकर 20 के बीच, 10 में से नहीं, 2017 से लेकर 2020 में जो मौतें हुई, तो उनमें कितनी मौतें हुई, 17 से लेकर 20 तक, ये 6 मौतें किसकी, यानी किसकी वजह से, बिजली की वजह से इनकी मौतें हुई हैं। अब इसमें देखिए ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, इनकी संख्या बताई गई। अगर इनका संरक्षण उस समय किया गया होता तो आज हमें ये स्थिति ना पहुंचनी होती। पहला, 1969 में इनकी संख्या कितनी थी, तो 1969 में इनकी संख्या काफी ज्यादा थी, 1260। लेकिन पिछले 30 वर्षों में इनकी 75%, 2/3 आबादी, 75% इसकी क्या, 2/3 से आबादी, ये पूरी के पूरी कितनी, यानी 3 हिस्सा, 3/4। इसका मतलब क्या हुआ, 75% मतलब 3/4 इनकी संख्या चौपट हो गई, यानी खत्म हो गई। अब इनकी जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है, इनकी संख्या यानी भारत के उस समय जब ये 1969 में सर्वे किया गया था तो 11 राज्यों में फैली हुई थी। लेकिन आज अगर देखा जाए तो 2 राज्य जहां पर इनकी कुछ संख्या पर्याप्त मात्रा में मोस्टली ये देखी जा सकती है, राजस्थान गुजरात। इसीलिए राजस्थान गुजरात को अभी फटकार भी लगी है। और कुछ संख्या इनकी कहां देख सकते हो, तो कुछ संख्या आपका कर्नाटक, और उसके बाद महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, कुछ संख्या आपके कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश में भी देखी जा सकती। वर्तमान में चिंता का विषय यह है कि संख्या 1969 में 1260 थी, और वर्तमान में इनकी संख्या सिमट कर कितनी रही, वर्तमान में 150 रह गई है। कितने, 150। इनमें से सर्वाधिक संख्या राजस्थान, कहां पाई जाती, राजस्थान में पाई जाती। इसीलिए ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को राजस्थान ने अपना स्टेट बर्ड क्या बनाया हुआ, स्टेट बर्ड, राज्य की पक्षी भी घोषित किया है। तो इनकी वर्तमान संख्या 150 में ही सर्वाधिक संख्या राजस्थान 128 पाई जाती। बहुत संख्या कम है, अगर इनको नहीं देखा गया तो विलुप्त हो जाएंगे। और सबसे ज्यादा कौन से, तो डेजर्ट नेशनल पार्क जो जोधपुर में स्थित है, वहां पर सर्वाधिक संख्या इसकी पाई जाती है। क्या सर्वाधिक संख्या पाई जाती है। अगला इसमें कहा गया कि इसको बचाने के लिए जो समुदाय है, इसको भी, आम जनता को आप नजरअंदाज करके किसी भी चीज का संरक्षण नहीं कर सकते हो, तो इसके लिए भी ये बात कही गई है। अगला ये आपका चर्चा में था INS विक्रांत। तो ये कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा कब, यानी ये 2 सितंबर 2022 को कमीशन किया गया। अभी आपको पता है कि 4 दिसंबर को नेवी डे मनाया गया, इसलिए चर्चा में इसकी INS विक्रांत ये रहा। तो विक्रांत यहाँ क्रांत से, यानी आप कोचीन निकाल लो, क्रांत से यहाँ कोचीन, तो इसका निर्माण किसने, कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड ने किया। 2 सितंबर 2022 को ये पीएम मोदी ने इसको जब कमीशन किया तो ये बहुत चर्चा में बना, क्योंकि भारत का पहला इंडिजिनसली देसी रूप से निर्मित एयरक्राफ्ट कैरियर था, है। तो ये कैरियर था जो आपका न्यूक्लियर वाहन को ले जाने में भी पूरी तरीके से सक्षम था। अगला पहला पूछे जाए, ये चर्चा में भी रहा INS अरिहंत। INS अरिहंत इसलिए चर्चा में रहा अरिहंत क्योंकि भारत का ये पहला इंडिजिनसली यानी बिल्ड न्यूक्लियर पावर्ड मिसाइल सबमरीन थी, एक ऐसी सबमरीन जो न्यूक्लियर नाभिकीय हथियार को ले जा सकती है। भारत ने जब इसको विकसित किया तो भारत विश्व का कौन, 6ठा ऐसा देश बन गया जो इस प्रकार की, जिसके पास नाभिक हथियार ले जाने में सक्षम क्या, सबमरीन थी। और बाकी 5 देश कौन से हैं, तो ये 4 दिसंबर को हमने बताया इंडियन नेवी डे मनाया जाता है, इसलिए सब ये अभी चर्चा पर चर्चा बने हुई है। और ये 5 कौन है, तो 5 जो सिक्योरिटी काउंसिल के अस्थायी सदस्य हैं, उनके पास एक कैपेसिटी भारत के पहले थी, जिनमें USA हो गया, दूसरा कौन हो गया, फ्रांस हो गया, तीसरा UK हो गया, चौथा यानी चाइना चोर हो गया, अगला रशिया हो गया। तो 5 ये देश, भारत 6ठा इसका ये बना था। अगला INS अरिहंत वाज इंडिजिनसली मेड अंडर द एडवांस्ड टेक्नोलॉजी बेजल प्रोग्राम। ये एडवांस
टेक्नोलॉजी बेसल प्रोग्राम 1960 के दशक से चल रहा, जिनमें उन्नतशील यानी टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हुए बेसल्स को निर्मित किया जाता। तो एडवांस टेक्नोलॉजी बेसल प्रोग्राम के अंतर्गत इसे बनाया है। और इसे किसने बनाया? तो ये INS अरिहंत है। तो INS अरिहंत को शिप बिल्डिंग सेंटर जो विशाखापत्तनम में है उसके अंतर्गत इसे बनाया गया। एक प्रोजेक्ट चल रहा है K15 के अंतर्गत, और इसकी 750 किलोमीटर मारक क्षमता वाली इसमें बनाए जाते हैं। तो K15 के अंतर्गत इसे बनाया गया और इसे विशाखापत्तनम की शिप बिल्डिंग सेंटर के द्वारा INS अरिहंत को निर्मित किया गया है। ठीक, अगला ये आपका कौन है? मिलेट स्मार्ट न्यूट्रिटिव फूड। तो मिलेट स्मार्ट न्यूट्रिटिव फूड चर्चा में क्यों? क्योंकि इसकी पहली बार हुआ कि कॉन्क्लेव अभी 5 दिसंबर 2022 को ही होगा, नई दिल्ली में होगा, और मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स व इंडस्ट्री इसका कॉन्क्लेव कराने वाली है। अब आपको पता है कि भारत के प्रयासों से 2023 को इंटरनेशनल मिलेट ईयर मोटे अनाज के रूप में घोषित किया गया है। भारत में अब भारत की बात करें तो ये पहली बार ये भारत में इस प्रकार की मीटिंग का आयोजन हो रहा, जो कौन करवाएगा? अपेडा। कौन करवाएगा? अपेडा करवाएगा। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। भारत में 5 मिलेट्स उत्पादक राज्य कौन कौन है? तो राजस्थान से शुरू करिए। राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया, महाराष्ट्र, ये बेल्ट पकड़ लीजिए, ये वाली, ये आपका राजस्थान, ये आपका गुजरात, ये आपका महाराष्ट्र हो गया, ये आपका कर्नाटक हो गया, ये आपका इधर MP हो गया। कितने हुए? 1 2 3 4 5। तो ये वाली पूरी बेल्ट, इसी को मिलेट्स, यहां पर मोटा अनाज पैदा होता। तो राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, MP, ये 5 ऐसे हैं जहां पर मोटे अनाज पैदा होता है। और भारत जो निर्यात करता है मोटे अनाज का, यानी भेजना दूसरे देशों को, बहुत कम है, इसलिए इस पर जोर देने की आवश्यकता। 1% है, क्योंकि कोई इसकी डिमांड ही नहीं कर रहा, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे इसको इस्तेमाल करना चाहिए। क्यों? क्योंकि मोटे अनाज में कैल्शियम पर्याप्त मात्रा में, आयरन, फाइबर, जो 3 चीजों की अब के बच्चों या हम लोगों में कमी है, कैल्शियम, आयरन और फाइबर्स, हम गोलियों के माध्यम से इनकी पूर्ति करते, तो क्यों ना इसको अपने आहार में शामिल करें, जिससे कि हमको इसका लाभ मिल जाए। तो ये 3 में इसमें क्या किया जाएगा? कैल्शियम, आयरन, फाइबर, इसकी भरपूर मात्रा होती। भारत निर्यात करता है 1% जो अपने मोटे अनाज का। कहां? तो संयुक्त अरब अमीरात, ये वही देश जो पीछे चर्चा किए, नेपाल में करता है। और कहां करता? और संयुक्त अरब अमीरात के पास ही मिस्र, यानी अफ्रीका महाद्वीप में है, उसी भूमध्य सागर के पास ही। अगला ओमान, तो ये आपका UAE हो गया, ओमान हो गया, फिर सऊदी अरब। 3 ये आपके अरब के देश है। कौन? ओमान, UAE, सऊदी अरब, लीबिया और मिस्र, और साथ में नेपाल। इन देशों को भारत निर्यात करता। अन्य देशों में बात करें तो ट्यूनीशिया हो गया, यमन हो गया, UK और USA हो गया। भारत में जो मिलेट निर्यात किया जाता है तो आपके कौन हो गए? तो ये आपका बेल्जियम, इंडोनेशिया। भारत में मिलेट निर्यात जो होता है भारत में कहां से आता है? तो बेल्जियम, इंडोनेशिया, जापान, और उसके बाद जर्मनी, मैक्सिको, USA, इटली, UK, नीदरलैंड, यहां से होता। 16 वैरायटी भारत में पाई जाती हैं। कितनी वैरायटी पाई जाती? भारत में मिलेट्स की, मोटे अनाज की 16 वैरायटी, जिसमें आपका ज्वार हो गया, जिसे सोरघुम कहा जाता, पल्प मिलेट जिसे बाजरा कहा जाता है, फिंगर मिलेट जिसे रागी कहा जाता, माइनर मिलेट जिसे कंगनी कहा जाता, प्रोसो मिलेट जिसे चीना कहा जाता। अगला है कोदो। अगला है कौन? तो अगला है बर्न यार्ड मिलेट जिसे सांवा कहा जाता। अगला लिटिल मिलेट जिसे कुटकी कहा जाता है। तो ये सब इसमें क्या होते हैं? शामिल होते हैं। इसके अलावा ध्यान दीजिएगा, 2 ऐसे मिलेट हैं जिसे स्यूडो, यानी मिलेट जैसे हैं लेकिन बिल्कुल मिलेट के रूप में नहीं, बल्कि वो क्या स्यूडो मतलब छिपे हुए रूप में होते हैं। तो इनमें कौन है? एक बगव्हीट है, बगव्हीट, या इसी को कुट्टू कहा जाता। तो ये आपका बगव्हीट और कुट्टू 2 हैं जिसे स्यूडो मिलेट में रखा जाता है। तो टोटल कितने भारत में? 16 प्रकार के मिलेट पाए जाते हैं। तो ये आपकी क्लास आपकी कैसी लगी? बहुत ज़्यादा आपको इससे ज्ञानवर्धन जरूर हुआ होगा, इतनी हम उम्मीद करते हैं। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना व शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।